अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सलाबो, एपिसोड 17। सलाबो की आवाज़ सुनाई दी। क्या सोच रहे हो भाई? बड़ा परेशान सा चेहरा बनाए बैठे हो। ओह सलाबो, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। आ गए बरखुरदार, मैं गया ही कहाँ था। चलो दरवाज़ा बंद करो, फिर बैठकर बात करेंगे। सलाबो ने कहा और मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियों के पर्दे गिराए और जब वापस पलटा तो सलाबो एक सोफे पर दराज था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। फिर उसने कहा, क्या मुश्किल आ गई है जहां पना को? यार, मैंने साइमन मार्टिनो से मुलाकात की थी, मुझे इल्म है। क्या मतलब? क्या तुम वहां मौजूद थे? नहीं, मैंने तुम्हें उसके कमरे में जाते हुए देखा था और फिर जरूरी नहीं समझा कि मैं तुम्हारे पीछे लगा रहूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि थोड़ी देर के बाद तुम उसके बारे में मुझे सब कुछ तफसील से बता दोगे। हाँ, मैंने उससे खासी मुफस्सल गुफ्तगू की है। आज शाम को 5 बजे वो हीरे लेकर आ रहा है। वाकई आ रहा है या उसने तुम्हें चक्कर दिया है? नहीं, मेरा ख्याल तो यह है कि वो मुझे चक्कर नहीं दे रहा। हीरों के सिलसिले में वो बड़ा मुखलिस है। वैसे भी यूं लगता है जैसे वो पैंथर फ्रेजर से भी मुतासिर हो। और ये जानता हूं कि पैंथर फ्रेजर से किसी किस्म की दगाबाजी चल नहीं सकेगी। वैसे वो बड़ा खतरनाक आदमी है, शक्ल ही से सांप मालूम होता है। तुम्हें उससे मोहतात रहना होगा। यार, इसी सिलसिले में तो परेशान था। तुम आ गए, अच्छा हुआ, जरा सी जहनी कोफ्त दूर हो गई। जहनी कोफ्त? सलाबो ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा। हाँ, हीरों के सिलसिले में जाहिर है मुझे फ्रांसिस मकलारो से मुलाकात करना होगी। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है करना होगी। हीरे तुम तो फरोख्त नहीं कर सकते। फ्रांसिस मकलारो को अपना राजदार बनाए बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 5 बजे से पहले यहां से निकलने की कोशिश करूं तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मार्टिनो मेरा ताक्कुब नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, इस सिलसिले में मुझे 100% यकीन है। वह तुमसे जरूर मशकूक हो गया होगा और यह जानना चाहेगा कि तुम इस सिलसिले में क्या कुछ कर रहे हो। तो फिर यही सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। करना क्या चाहिए? तुम जाओ और बड़े इत्मीनान से फ्रांसिस मैक्लारो से मिलो। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा। यार, तुम्हारी खोपड़ी बार बार गायब हो जाती है और मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन अगर मैं किसी तरह छुप छुपा कर यहां से निकल भी जाऊं तो क्या मार्टिनो को इस बात का शुबा नहीं होगा कि मैं यहां मौजूद नहीं हूं? भाई, तुम यहां मौजूद रहोगे? सलाबो ने कहा। मैंने सवाली अंदाज में उसे देखा और फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक कह रहे हो सलाबो, वाकई ये उम्दा तरकीब है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी शक्ल में यहां रहूंगा, लोगों से बात करता रहूंगा, मार्टिनो से बचने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो मुझे यहां देख लेगा। बेहतर होगा कि मैं फ्रेजर पैलेस के लॉन पर टेनिस खेलने का प्रोग्राम बनाऊं और तुम खामोशी से एहतियात के साथ बाहर निकल जाओ और फ्रांसिस मैक्लारो से बात करो। ये बहुत मुनासिब बात है सलाबो, तुम ऐसा ही करना। तो ठीक है, तुम किस वक्त जाओगे? मेरा ख्याल है थोड़ी देर के बाद मुझे यहां से चले जाना चाहिए। तुम मेरी शक्ल में यहां नजर आते रहो। मैं फ्रांसिस मकलारो से भी तो मालूमात हासिल कर लूं कि वो मुझे इस सिलसिले में क्या मशवरा देता है। ओके, तो फिर तुम इत्मीनान से चले जाओ, मैं यहां मौजूद हूं। बल्कि मैं एक और काम भी कर रहा हूं। वो क्या? मार्टिनो को लेकर अपने वालदैन के पास चला जाता हूं। उनसे चंद रस्मी बातें करूंगा, इस दौरान यहां से निकल जाना। ओके, तुम ये काम कर लो, मैंने कहा और सलाबो ने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सलाबो की मौजूदगी से मुझे वाकई बड़ी ढारस मिल गई और अब मैं जो काम कर रहा था बड़ी दिलजमई से कर रहा था। बल्कि सही मायनों में इस काम में लुत्फ आने लगा था, जबकि इससे पहले मैं खासा परेशान था। मैंने लिबास तब्दील कर लिया और चेहरे पर कुछ इस तरह की तब्दीली पैदा कर ली कि अगर कोई मुलाजिम मुझे देखे तो पहचान न सके। इसके बाद मैं फ्रेजर पैलेस के अकबी दरवाजे से बाहर निकल गया। सड़क पर काफी देर तक पैदल चलता रहा। कोई सवारी वगैरह लेकर किसी को शुबे का मौका नहीं देना चाहता था। काफी दूर जाने के बाद मुझे एक टैक्सी मिली और मैं उसमें बैठकर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद टैक्सी एक भरी बाजार में रुकवा दी और एक टेलीफोन बूथ से सूत्रा को कॉल किया। सूत्रा उस नंबर पर मिल गई थी। मेरी आवाज पहचान कर उसके लहजे में शरीनी घुल गई। हेलो, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे रिंग किया मिस्टर पैंथर? उसने नाज भरे अंदाज में कहा। चीफ से कहाँ मुलाकात हो सकती है? तो तुम्हें चीफ से मिलना है? सूत्रा ने पूछा। हाँ भाई, बहुत जरूरी है। किस वक्त? जल्द अज जल्द। तो फिर मैं उनसे राब्ता कायम करके तुम्हें इतला देती हूँ। कहाँ इतला दूं? अब तुम ही ये फैसला करो। कौन सी जगह से बोल रहे हो? शायद ये लाइन स्ट्रीट है, मैंने एक तरफ लगे हुए बोर्ड को देखते हुए कहा। गुड। लाइन स्ट्रीट के आखिरी सिरे पर कैफे बॉथम है। बड़ी खूबसूरत जगह है, तुम्हें वहां का माहौल बेहद पसंद आएगा। वहीं बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं खुद तुम्हारे पास पहुंच जाती हूँ। ठीक है, मैंने जवाब दिया और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो जाने के बाद फोन रख दिया। बूथ से निकलने के बाद मैं टहलने के से अंदाज में
लाइन स्ट्रीट के आखिरी सिरे पर जा पहुंचा और थोड़ी देर के बाद मुझे कैफे बोथम का न्यून साइन नजर आ गया, जो उस वक्त रोशन न था, लेकिन कुछ इस अंदाज में उसे लगाया गया था कि दिन की रोशनी में भी उसे पढ़ा जा सके। छोटे से खूबसूरत कैफे का हॉल बेहद हसीन था। बड़ी खूबसूरती से उसे रास्ता किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस के छोटे छोटे कैबिन बनाए गए थे जिनमें रोशनियां छुपा दी गई थीं। अंदर का नीम तारीख माहौल बेहद खूबसूरत लग रहा था। मेजों पर जोड़े बैठे हुए थे और हल्की हल्की मध्यम आवाजें हाल में गूंज रही थीं। मुझे वाकई ये जगह बहुत पसंद आई और मैं कैबिन के सामने जा बैठा। मेरे कैबिन में बैठने के बाद बाहर लगभग बल्ब रोशन हो गया। चंद लम्हात के बाद वेटर आ गया और मैंने उसे एक मशरूब तलब कर लिया। तकरीबन 25 मिनट तक मुझे सूतरंग का इंतजार करना पड़ा। 26वें मिनट पर वो मेरे कैबिन के नजदीक आ गई और फिर अंदर दाखिल हो गई। वो एक खूबसूरत से लिबास में मलबूस थी। वैसे भी मुझे ये गुड़िया सी लड़की बहुत अच्छी लगती थी। मैंने मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और उसने अपना नर्म नाजुक हाथ मेरी जानिब बढ़ा दिया, जिसे मैंने आहिस्ता से अपने हाथ में लेकर छोड़ दिया। वो कुर्सी घसीट कर मेरे सामने बैठ गई। मेरे लिए भी मशरूब मंगवाओ, उसने कहा और मैंने कॉल बटन दबा दिया। वेटर के आने पर मैंने उसके लिए मशरूब का ऑर्डर दे दिया और फिर वो उसके छोटे छोटे सिप लेने लगी। मैं सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। तब उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और कहने लगी, पैंथर फ्रेजर की हैसियत से फ्रेजर पैलेस में कैसी गुजर रही है? ठीक ही है, जाहिर है काफी सनसनी का शिकार हूं, मैंने जवाब दिया। वो तो यकीनन होगी, लेकिन वो शख्स कहाँ चला गया जो तुम्हारी जगह वहां था? फरार हो गया। कैसे? ये सवाल बचकाना है, मैंने कहा और वो हंसने लगी। फिर मैंने कहा वो बड़ा चालाक आदमी था। वैसे भी मुझे ये अंदाजा हुआ है कि उसने वहां रहकर कुछ हासिल नहीं किया। ताज्जुब की बात है, इतनी बड़ी जगह पहुंचने के बाद भी इंसान यूं खाली हाथ निकल जाए। शायद उसने कोई लंबा प्रोग्राम बनाया होगा, सूतना बोली। हाँ, ये बात काफी हद तक मुमकिन है। उसका प्रोग्राम लंबे ही था और उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि कोई ऐसी गड़बड़ हो सकती है, मैंने जवाब दिया। वैसे मुझे खतरा है कि वो इसके बाद तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। कैसी कार्रवाई? मतलब ये कि ऐसा शख्स जो फ्रेजर पैलेस में पैंथर फ्रेजर के नाम से मौजूद था, बिला वजह ही तो वहां ना आ गया होगा। उसने कुछ ना कुछ अंदाजा तो लगाया ही होगा पैंथर फ्रेजर के बारे में। मुमकिन है इस बात का अंदाजा हो गया हो कि पैंथर फ्रेजर मारा जा चुका है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर उसे इस बात का वहम होता कि पैंथर फ्रेजर मारा जा चुका है तो वो कभी वहां से फरार होने की कोशिश न करता। क्यों? इसलिए कि वो मुझ पर भी शुबा करता और ये साबित करने की कोशिश करता कि मैं असली पैंथर फ्रेजर नहीं हूं। हाँ, ये बात तो है। तो फिर मुमकिन है वो वहां वक्त गुजारी के लिए जा घुसा हो। मुमकिन है, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे वालिदैन तो तुमसे बहुत खुश होंगे। हाँ, सीधे साधे लोग हैं, ताज्जुब की बात है। इतनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं लेकिन जहनी तौर पर मामूली से हैं। तुम्हें उनसे हमदर्दी हो गई है? क्यों नहीं होती, बाहर तो और इंसान हूं और इंसानों से हमदर्दी रखता हूं। और मुझसे? सूत्रा ने कातिल निगाहों से मुझे देखते हुए कहा। तुमसे? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, मुझसे, सूत्रा ने अपने लहजे पर जोर देते हुए कहा। नहीं भाई, तुमसे हमदर्दी नहीं रखता, मैंने संजीदा से अंदाज में कहा। क्या? सूत्रा की क्या काफी बुलंद थी। हाँ हाँ, तुमसे हमदर्दी नहीं रखता, लेकिन क्या? सूत्रा मुझे देखते हुए बोली। मैं तुमसे दिलचस्पी रखता हूं, तुम मुझे पसंद हो सूत्रा। क्या वाकई, या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? सूत्रा ने कहा। नहीं, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं। एक आदमी मेरा दोस्त था, उसने अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बना रखा था कि हर लड़की को अपनी दोस्त बना ले। मुझसे वो इसलिए नाला रहता था कि मैं कभी ऐसे चक्करों में नहीं पड़ता था। मेरे जरिए उसने बहुत से फायदे उठाए, लेकिन मैं भी कभी किसी उलझन में नहीं फंसा सूत्रा। गालिबन तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे लड़की की हैसियत से मुतासिर किया है। ओ डियर, तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। बाहर तो और इन मामलात से निमट लो, उसके बाद हम कुछ वक्त साथ गुजारेंगे। सूत्रा ने कहा और मैं एकदम संभल गया। भूल गया था कि एक फ्रांसीसी लड़की से मुतासिर हूं। ये मेरे वतन की कोई अल्लड़ दोशीज़ा तो नहीं है कि जिसके रुखसार मेरे इन अल्फाज पर शर्म से तमतमा उठते और उन पर शफक उतर आती। ये एक आज़ाद मुल्क की बेबाक लड़की थी। इसके सामने मोहतात रहना बेहद जरूरी था। चुनाचे मैं मोहतात हो गया। सूत्रा मशरूब पी चुकी थी। फिर मैंने उससे सवाल किया, मिस्टर मकलारो से मुलाकात हुई? हाँ, मैंने उन्हें तुम्हारा पैगाम दे दिया था, वो तुम्हारे मुंतजिर हैं। कहाँ? होटल फेजारो, रूम नंबर 20, सूत्रा ने जवाब दिया। तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, कोई हर्ज नहीं। वैसे तुम्हें यकीन है कि साइमन मार्टिनो ने तुम्हारा ताकुब नहीं किया? नहीं, मैंने सख्त एहतियात रखी है इस सिलसिले में और पूरी तरह जायजा ले लिया है। ओके, तो फिर ठीक है। मिस्टर मिकलारो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तो फिर जल्दी चलो। कहीं यूं ना हो कि वह हमारे देर से पहुंचने पर नाराज हो जाए। और नहीं पैंथर फ्रेजर, अब मिस्टर मिकलारो की निगाहों में तुम्हारी वो हैसियत नहीं रही जो पहले कभी थी।
अब तुम उनके एक अहम साथी की हैसियत से काम कर रही हो और सही मायनों में इस मुहिम के लिए तुमसे बेहतर इंसान उनके पास और कोई नहीं था। इसलिए वो तुमसे बहुत खुश हैं और तुम्हारा एहतराम करती हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर तक हम बातें करते रहे, फिर मैंने वेटर को बिल अदा किया और फिर वहां से उठ गए। सूत्रा कार में आई थी। खूबसूरत पैकार्ड में बैठकर हम चल दिए और थोड़ी देर के बाद होटल फेजारो के कंपाउंड में कार रुकी। हम दोनों पैकार्ड से निकले और 2-3 राहदारियां तय करने के बाद पहली मंजिल पर पहुंच गए, जहां कमरा नंबर 20 था। यहां आने के लिए हमने लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की और दरवाजे पर सूत्रा ने अपने मखसूस अंदाज में 2 बार दस्तक दी और फिर चंद लम्हात के बाद दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर फ्रांसिस मैक्लारो मौजूद था। थैंक यू सूत्रा। अब तुम यूं करो कि बाहर मिस्टर पैंथर का इंतजार करो। तुम इन्हें इनकी रिहाइशगाह पर वापस छोड़ने जाओगी। ओके चीफ, सूत्रा ने कहा और उल्टे कदमों वापस चली गई। मैक्लारो ने बड़े पुरतपाक अंदाज से मेरा खैर मकदम किया और फिर वो मेरा हाथ पकड़कर एक सोफे की तरफ बढ़ते हुए बोला, बैठो मेरे काबिल एतमाद दोस्त। तुम्हें अपने साथ ही शामिल करके मुझे जिस कदर मुसर्रत हुई है मैं उसे बयान नहीं कर सकता। अच्छे साथी बिलाशुबा इंसानी जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं और तुम में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो एक अच्छे साथी में होती हैं। शुक्रिया मिस्टर मैक्लारो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं आपके लिए वो तमाम काम अंजाम दूं जिनकी तवक्कुआत आपने मुझसे वाबस्ता कर रखी हैं। सुनाओ, फ्रेजर पैलेस के क्या हालात हैं? निहायत मुनासिब। वैसे वो फैमिली खासी कसम पुरसी का शिकार नजर आती है और उसकी तमाम साख मलियामेट होती जा रही है। इसकी वजह जानते हो? मैक्लारो ने कहा और मैं सवालिया अंदाज से उसे देखने लगा। साइमन मार्टिनो, सिर्फ साइमन मार्टिनो। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मिस्टर मैक्लारो। मैंने कहा, क्या? बज़ाहिर तो ये शख्स खासा वफादार मालूम होता है इस फैमिली का। हीरों के मसले में भी इसने जिस कदर शराफत का सबूत दिया वो हैरत अंगेज है। नहीं, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। क्यों? मैंने खुद भी इस मसले पर खासा गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि साइमन मार्टिनो एक सांप की सी हैसियत रखता है। किसी भी लम्हे पलटकर काट लेने वालों में उसका शुमार होता है। उसकी वफादारी के बारे में तो भूलकर भी ना सोचो। सही मायनों में फ्रेजर फैमिली को खोखला करने वाला वही शख्स है। पता नहीं उसने उन लोगों के साथ क्या धोखा किया है। बाहर सूरत ये उसका जाती मसला है। हीरों के बारे में मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल है। वो क्या? ये कि मैं उन्हें फरोख्त करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ठीक, मेरी उससे गुफ्तगू हुई थी इस सिलसिले में। हीरे उसकी तहवील में हैं। यकीनन पैंथर फ्रेजर ने अमानतन उन्हें उसके पास रखवाया होगा इस प्रोग्राम के साथ कि जिस वक्त वो हीरे फरोख्त हो जाएंगे तो उनका 40% उसे दे देगा। 40% की बात हुई थी? मैक्लारो ने पूछा। हाँ, उसने मुझसे कहा था कि वो 40% लेकर अपनी बकिया जिंदगी सुकून और इत्मीनान से गुजारना चाहता है। मैंने जवाब दिया, ये बात समझ में आती है। मार्टिनो पैंथर फ्रेजर के बारे में अच्छी तरह जानता था। वो जानता था कि अगर उसने दगाबाजी की तो पैंथर फ्रेजर उसका पीछा करेगा और वो ख्वामख्वाह एक दुश्मन पाल लेगा, जबकि इसके बरक्स वो सिर्फ 40% हासिल करके ही इतनी दौलत कमा सकता है कि उसकी बकिया जिंदगी ऐशो इशरत से गुजर जाए। चुनाचे उसने यही मुनासिब समझा होगा। मैक्लारो ने कहा, इसके बावजूद हमें होशियार रहना होगा। तुम इसकी फिक्र मत करो। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपसे हदायत लेने का ख्वाहिशमंद हूँ। गुड, तो फिर आज वो हीरे लेकर आ रहा है? हाँ। किस वक्त? उसने आज शाम 5 बजे हीरे लाने का वादा किया है। गुड, तो फिर इसके बाद क्या करोगे? यह हदायत तो मुझे आपसे लेनी है। हाँ, मैं तुम्हें हदायत दे रहा हूँ। ये कैमरा खोलो। वो अपनी जगह से उठा और एक अलमारी खोलकर उसमें से एक खूबसूरत और छोटा सा कैमरा निकाल लाया जो इंतहाई कीमती मालूम होता था। तुम इसे अलल ऐलान अपने पास रख सकते हो, जैसा कि तुमने मुझे अभी बताया कि तुमने उसे इस किस्म की गुफ्तगू की है कि तुम हीरों को इनफरादी तौर पर फरोख्त करने के भी ख्वाहिशमंद हो। तुम्हारी ये गुफ्तगू सुनकर ही मेरे जहन में यह ख्याल आया है कि तुम यूं करो कि इनमें से एक हीरे की अलग अलग तस्वीर बना लो। हो सकता है कि उसने उनकी नकलें तैयार की हों और इसकी वजह यही बताओ कि तुम इन हीरों को फरोख्त करने के लिए इन तस्वीरों से काम चलाओगे। हीरे बड़ी खामोशी से उसके हवाले कर दो और इस सिलसिले में कोई एतराज ना करो। तुम उसे यही कहो कि अब तुम हीरों के लिए गाहक तलाश करोगे। गुड, ठीक है, मगर इससे फायदा क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा, तुम देखते जाओ। बस तुम मेरी हदायत पर अमल करो। इसके अलावा तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। वैसे एक बड़ी शख्सियत पेरिस आ रही है, मुझे उसका इंतजार है। कौन है वो? मैंने पूछा। फाल्कन ट्रेडर्स के मालिक मिस्टर फाल्कन, जो एक बहुत बड़े डायमंड स्टोर के मालिक हैं। ये डायमंड स्टोर दुनिया के कीमती तरीन हीरे फरोख्त कर चुका है और मिस्टर फाल्कन उन हीरों के अच्छे खरीदार साबित होंगे। वो कब आ रही हैं? अभी तारीख का पता नहीं चल सका, लेकिन उनकी आमद की इत्तला मिल चुकी है। वो यहाँ आएंगे।
मेरे उनसे बेहतरीन ताल्लुकात हैं और यकीनी तौर पर उन हीरों की फरोख्त के लिए उनसे अच्छा आदमी हमें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन साइमन मार्टिनो से वो हीरे लेकर अपने कब्जे में क्यों ना कर लिए जाएं? मैं तुमसे कह चुका हूं डियर पैंथर फ्रेजर कि साइमन मार्टिनो केंचली में लिपटा हुआ सांप है। जिस वक्त वो केंचली उतार कर सामने आएगा तुम उसकी शक्ल देखकर हैरान रह जाओगे। बल्कि मुझे एक बात का शुबा और भी है। वो क्या? मुमकिन है हीरों की फरोख्त के बाद वो तुमसे कोई बदमाशी करने की कोशिश करे, लेकिन हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम तो उसके लिए पहले बंदोबस्त कर चुके हैं। तुम अपने तौर पर भी सारी बातें जहन में रखना। मुमकिन है कोई फौरी तब्दीली अमल में आ जाए। मैं हर तब्दीली से निमटने के लिए तैयार हूँ। गुड। तो फिर तुम तस्वीरें बना रहे हो? हाँ, यकीनन मैं आपकी हिदायत पर अमल करूंगा। इस दौरान मेरा तुमसे राब्ता कायम रहना चाहिए। क्या ख्याल है? सूत्रों को हम इस सिलसिले में इस्तेमाल करें? वो किस तरह? मैं समझा नहीं मकलारो। मतलब ये कि सूत्रा तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड की हैसियत से तुमसे बात करे। हम लोग इशारों का नाम में गुफ्तगू करेंगे। इस तरह मुझे ये बात मालूम होती रहेगी कि तुम साइमन मार्टिनो के बारे में कहाँ तक कामयाब हुए। मैं तुम्हें हदायत भी दे सकता हूँ। सूत्रों को मैं इस काम पर मखसूस किए देता हूँ। वो अपने टेलीफोन नंबर पर तुम्हारा मैसेज वसूल करने के लिए तैयार रहेगी। अगर आप इसमें कोई हर्ज नहीं समझते मेकलारो तो ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है? हाँ, हालात अब इस नहज पर पहुंच गए हैं कि हमें यह सब कुछ करना पड़ेगा। मेकलारो ने जवाब दिया और मैंने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद मेकलारो से रुखसत होकर बाहर निकल आया। सूत्रा नीचे मेरी मुंतजिर थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एक मखसूस जगह जहां मैंने उससे कहा उसने मुझे उतार दिया। फिर वो मुझे देखते हुए बोली, मिस्टर सलाबो। इस वक्त मैं आपको सलाबो ही कहूंगी। आपके अल्फाज और आपकी शख्सियत ने मुझे परेशान कर दिया है। क्यों, खैरियत डियर सूत्रा? बस मैं जरा मुख्तलिफ से अंदाज में सोचने लगी हूँ। क्या इस केस के बाद, मेरा मतलब है इस मामले से निमटने के बाद भी हमारी मुलाकातें जारी रहेंगी? इसमें हर्ज क्या है? मैंने कहा, मेरा मतलब है आप मिस्टर मेकलारो के ग्रोह के लिए काम करते रहेंगे। अगर मिस्टर मेकलारो ने यह पसंद किया तो मिस्टर मेकलारो यकीनन आप जैसे आदमी को खोना पसंद नहीं करेंगे। यह आप पर मुनहसिर होगा कि एक तवील अरसे तक ये जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे तुम्हारी वजह से। मैंने जवाब दिया, ओ डियर, मैं तुम्हारी बेहद मशकूर हूँ। अच्छा अब जाओ, मुझे बहुत से काम करने हैं। फिर कब मुलाकात होगी? अभी तो हालात के तहत हमें ज़रा मोहतात रहना होगा। इस मसले से निमटने के बाद फिर ज़रा तफसीली बात करेंगे, मैंने मायने खेज अंदाज में कहा और वह मुस्कुराती हुई चली गई। दर हकीकत मैंने जो कुछ कहा था उसका मेरे दिल से कोई वास्ता नहीं था। वह मुझे अच्छी ज़रूर लगी थी, लेकिन अब इस कदर भी नहीं कि उसकी खातिर अपनी फितरत में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करता। शाम को 5 बजे साइमन मार्टिनो मेरे कमरे में पहुंच गया। मैं उस वक्त अपने कमरे में ही मौजूद था। इस शख्स को इत्मीनान में लेने के लिए हमने जो फैसले किए थे मैं उनका पाबंद रहना चाहता था। साइमन मार्टिनो का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। पता नहीं वो अपने जहन में क्या क्या ख्यालात रखता था। अंदर आया तो उसका सांस फूला हुआ था। वो मेरे सामने बैठ गया। हेलो मार्टिनो, क्या बात है? खैरियत तो है? मैंने सवाल किया। कोई खास बात नहीं, बस यूं ही जरा सांस चढ़ गया था। क्यों, दौड़ते हुए आए हो कहीं से? नहीं नहीं मिस्टर पैंथर, कभी कभी ऐसा हो जाता है, साइमन मार्टिनो ने जवाब दिया और मैं मुस्कुरा दिया। हीरे ले आए हो? हाँ, ले आया हूं। लाओ, मैंने कहा और उसने अपनी जेब से एक चिरमी बैग निकालकर मेरे सामने उसकी जिप खोल दी। जिप खोलकर उसने हीरे मेज पर उलट दिए। दरवाजा मजबूती से पहले ही बंद कर लिया गया था। हीरों की चमक दमक देखकर मेरी आंखें खीरा हो गईं। इससे कबल मैंने इतनी कीमती हीरे कभी नहीं देखे थे। इंतहाई नायाब पत्थर थे, बिल्कुल साफ शफाफ, कहीं कोई निशान नहीं था उनमें, और उनकी चमक से कमरे में कौसे कज़ा सी फैल गई। बिलाशुबा उन्हें इंतहाई कीमती हीरे कहा जा सकता था और ऐसे हीरे बहुत कम होते हैं। मैं सहरज़दा सा उन्हें देखता रहा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इन तमाम हीरों की अलग अलग तस्वीर बनाना चाहता हूँ। जी? साइमन मार्टिनो ने उलझे हुए लहजे में कहा। क्यों साइमन मार्टिनो, तुम परेशान नजर आ रहे हो? नहीं आका, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा और मैं अपनी कार्रवाई में मसरूफ हो गया। साइमन मार्टिनो मेरी एक एक कार्रवाई पर निगाह रख रहा था। वो किसी खूंखार भेड़िए की तरह चौकन्ना था। मैं जानता था कि अगर इस वक्त मैंने कोई हरकत करने की कोशिश की तो वो इसका पूरी तरह दिफा करेगा, लेकिन ऐसा कोई ख्याल मेरे जहन में नहीं था। मैंने एक एक हीरा अलग अलग रखकर अपने कैमरे से उसकी तस्वीर बनाई और फिर तमाम तस्वीर बनाने के बाद हीरे दोबारा चिरमी केस में रखकर मैंने वो केस साइमन मार्टिनो की तरफ बढ़ा दिया। साइमन मार्टिनो ने गहरी सांस ली। तब मैंने कहा, अभी तुम इन्हें अपने पास ही महफूज रखो। हम ये फोटोग्राफ बनाने के बाद इनमें से हर एक हीरे की कीमत का तयन करेंगे, ताकि अगर हमें अलग अलग आदमी को ये हीरे फरोख्त करना पड़े तो हम हर हीरे की अलग कीमत मुतय्यन कर सकें। बहुत बेहतर जनाब,
मैं आपके हस्बे हदायत काम करूंगा, साइमन मार्टिनो ने कहा। मेरे इस रवैये ने उसे बहुत ज्यादा मुतमईन कर दिया। वो काफी देर तक मुझसे बातें करता रहा, फिर चला गया। मैंने हीरों के प्रिंट बनाने के लिए खुद ही एक जगह मुंतखब की और पैंथर फ्रेजर की हैसियत से कार में बैठकर चल पड़ा। फोटोग्राफर से मैंने उनके अर्जेंट प्रिंट बनाने के लिए कहा। इस काम में दिक्कत नहीं हुई और आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे उनके प्रिंट मिल गए। मैं अपनी कारकर्दगी से बेहद मुतमईन था। रात को तकरीबन 8 बजे मेरी गर्लफ्रेंड सूत्रा का टेलीफोन मिला। एक मुलाजिम ने इस टेलीफोन की इतला दी। मैं टेलीफोन के करीब पहुंच गया। हेलो डियर, कैसे मिजाज हैं? सूत्रा की आवाज़ मुझे टेलीफोन से सुनाई दी। ठीक हूँ सूत्रा, तुम सुनाओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजरी है आजकल? डैडी का क्या हाल है? डैडी बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें पूछ रहे थे, तुम्हारे मामलात जारी हैं? फ्रेजर पैलेस में तमाम लोग खैरियत से तो हैं ना? हाँ बिल्कुल ठीक हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के अहम मिशन में मसरूफ़ हूँ। बहुत अरसा तक बाहर रहा, लेकिन अब मैं फ्रेजर पैलेस के हालात संभालना चाहता हूँ। इस सिलसिले में जिस कार्रवाई का आगाज़ करना था वो शुरू कर दी है और मुझे इसमें नुमाया कामयाबी हासिल हुई है। गुड। तो इस सिलसिले में डैडी का कहना है कि कल किसी वक्त गालिबन 1 बजे डैडी से मिल लो। यूं भी तुमसे मिले काफ़ी दिन हो गए हैं। डैडी तुमसे मिलकर हमेशा खुश होती हैं, इसका तुम्हें अंदाज़ा है। मैं कल ठीक 1 बजे ज़रूर पहुंच जाऊंगा। बेहतर ये होगा कि हम वही जगह मुंतखब करें जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। बिल्कुल ठीक है। डैडी की तबीयत वैसे भी नासाज है, वहीं आराम कर रही हैं। हम इंतज़ार करेंगे। तुम साथ होगी? मैं भला कहाँ जाऊंगी, मैं भी तुम्हें उसी जगह मिल जाऊंगी जहां हमारी मुलाकातें हुआ करती हैं। ओके डियर सूत्रा, और मेरे लायक कोई खिदमत? नहीं, बस तुम डैडी से मुलाकात कर लो, यही मेरे लिए काफ़ी है। सूत्रा ने जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। रात को सलाबो मेरे पास पहुंच गया। आज दिन भर की कार्रवाई खासी मौसर रही। इसकी रिपोर्ट भी सलाबो को देनी थी। वो तमाम मामलात से फारिग होकर पहुंचा था। मैं भी शब ख्वाबी के लिबास में आराम करने के लिए लेटा ही था कि वो आ गया। दरवाज़ा बंद करके उसने अपना लिबास तब्दील किया और फिर मसारी पर पहुंच गया। हाँ भाई, आज तो बड़ा ही थक गया हूँ। कम वक्त बड़ी ही नामाकुल किस्म की लड़की थी। अरे कौन? मैंने चौंक कर पूछा। वही जूली, सलाबो ने जवाब दिया। ठीक है, तुम हरकतें करते फिरो अपनी। बेहतर तो यह है कि प्रोफेसर दुरानी यहीं पहुंच जाए। देखो देखो, फजूल बकवास मत किया करो, ऐसे मनहूस काम मत किया करो। और अगर वो यहाँ पहुंच भी जाए तो तुम तमाशा देख लेना। अब वो सलाबो नहीं रहा है जिसे वो बेवकूफ़ बनाता रहा है। तो फिर हम किसी और ही मकसद के तहत ये सब कुछ कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब तुम्हारे जहन में क्या प्रोग्राम है? मैं तुम्हें तफसील तो बता दूं। साइमन मार्टिनो की हालत खराब थी। आखिर तक वो इसी तजब्जुब का शिकार रहा कि कहीं मैं उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। लेकिन जब मैंने उसके हीरे वापस कर दिए तो वो बहुत मुतमईन नजर आने लगा। ठीक है, अभी बच्चों को इत्मीनान से रहने दो, एक ही बार वार करेंगे और वो चारों शाने चित हो जाएगा। अब कल मुझे मैक्लारो से मिलना है। ये प्रिंट्स उसे दिखाऊंगा, उसे भी इत्मीनान हो जाएगा। वो भी हीरों का उतना ही तलबगार है। बेहतर ये होगा कि जल्द अज जल्द ये सारे मामलात तय कर दो। हम बहुत तवील अरसे यहाँ नहीं रुकेंगे। यूरोप की दुनिया तो बहुत वसी है। हम एक एक मुल्क देखेंगे, सैर व तफरीक करेंगे और बस। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है। भला पत्थर के रंगीन टुकड़ों से हमें क्या दिलचस्पी हो सकती है? हाँ, अगर ये रंगीन टुकड़े किसी की तकदीर बना दें तो हमारी खुशकिस्मती होगी, सलाबो ने कहा। मैंने उसकी तायद की। काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे। एक प्रोग्राम तो हमने पहले ही तय कर लिया था और उस पर कदम ब कदम अमल कर रहे थे। इस प्रोग्राम में मार्टिनो और मकलारो दोनों ही को चक्कर देना था। बाहर सूरत 2 जुराइम पेशा अफराद हमारे सामने थे और हमें उन्हें कामयाबी से शिकस्त देना थी। इसलिए हम अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम ले रहे थे। दूसरी सुबह सलाबो मुझे हदायत देने के बाद हस्बे मामूल आवारा गर्दी के लिए निकल गया। अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ था, इसलिए मेरी तरफ से उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैंने अपने काम की तैयारियां शुरू कर दी। मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर से मुलाकात हुई। उन्होंने आज फिर मुझसे उस मौजू पर बात की थी। तकरीबन 11 बजे हम लोग साथ साथ बैठे। मेरी वालदा यानी मार्टिना फ्रेजर भी करीब मौजूद थी। जॉर्ज फ्रेजर ने कहा, बेटे तुमने जो कुछ कहा था उस पर अमल का आगाज कर दिया है या नहीं? तुम्हारे जहन में क्या प्रोग्राम है, मुझे भी बताओ। खुद मेरे जहन में भी एक तरकीब है, अगर कहो तो तुम्हें बताऊं? जी जी फरमाइए, मैंने कहा। तुम तमाम हिसाबात वगैरह चेक कर लो। मैं साइमन मार्टिनो को हदायत कर दूंगा कि वो तुम्हें हर जगह की सैर करा दे और हमारे कारोबारी अमूर तुम्हारे सुपुर्द कर दिए जाएं। तुम कम अज कम ये अंदाज़ा लगा सकोगे कि कौन कौन सी पार्टी ऐसी है जिसे फौरी अदायगी ज़रूरी है। तुम अपनी एक अलग शख्सियत मंजरेआम पर लाओ। मैं एक छोटी मोटी तकरीब करके इसका ऐलान कर दूंगा कि फ्रेजर फैमिली के तमाम मामलात अब पैंथर फ्रेजर ने अपने हाथ में ले लिए हैं। चुनाचे वो तमाम लोग जो फ्रेजर फैमिली से किसी भी तरह मुतल्लिक हैं, आइंदा मामलात में
पैंथर फ्रेजर ही से राब्ता कायम करें। तुम्हें लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मैं तो बेहद हरासा हो जाता हूँ ये महसूस करके कि हमारे कर्ज ख्वाह जब सख्ती से हमसे अपने कर्ज का तकाजा करेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। डैडी, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे साइमन मार्टिनो के अलावा कोई और शख्स भी तो ऐसा होगा जो मुझे इस सिलसिले में तमाम तफसीलात बता सकता है। क्यों नहीं, हमारे बहुत से आदमी हैं जो हमारे मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक हैं, तुम उनसे भी मदद ले सकते हो। साइमन मार्टिनो का जिक्र मैंने इसलिए किया कि मुनज़्ज़म की हैसियत से वो तकरीबन तमाम मामलात जानता है, और बजाय उसके कि तुम बहुत से अफराद से मुलाकात करो, सिर्फ उसी एक फ़र्द से तुम सारे मामलात मालूम कर सकती हो। डैडी, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या? डैडी, क्या किसी एक शख्स पर भरोसा कर लेना मुनासिब बात है? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, और ये अल्फाज चूंकि तुमने खुद कह दिए इसलिए अब मुझे इस सिलसिले में मजीद बात करने की जरूरत हो गई है। बेटे, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, साइमन मार्टिनो काबिल एतबार नहीं रहा। बहुत से मामलात में मुझे एहसास हुआ है कि उसने बहुत जगह हमारे साथ बददियानती की है, लेकिन मैं बार बार ये अल्फाज नहीं दोहराऊंगा कि एक बूढ़ा और बेसहारा आदमी हर शख्स से नहीं निमट सकता। साइमन मार्टिनो जवान है, उसके वसाइल बेपनाह हैं। अगर मैं किसी सिलसिले में उससे बाज पुरस करता भी तो मुझे तन्हा ही ये सब कुछ करना पड़ता, और सच्ची बात यह है कि मैं खतरनाक हालात मोल लेने की हिम्मत नहीं रखता, जॉर्ज फ्रेजर ने अजीब से अंदाज में कहा। और ना जाने क्यों उस बूढ़े शख्स के लिए मेरे दिल में हमदर्दी की लहरें फूट पड़ी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, आप मुतमईन रहें डैडी, साइमन मार्टिनो से मैं एक एक चीज़ उगलवा लूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे ये करना होगा कि मैं अपने तमाम मैनेजर से मिलूं और उनसे अपनी तमाम जायदाद के बारे में तफसीलात तलब करूं। तो फिर एक काम करो। वो क्या? तुम ये सब कुछ ना करो, बल्कि मैं उन्हें हदायत किए देता हूँ कि वो सब क्वाइफ जमा कर लें और हर चीज़ की मुकम्मल रिपोर्ट तुम्हें पेश कर दें। ये निहायत मुनासिब बात है। ऐसे अहकामात आपकी तरफ से जारी हों तो बहुत उम्दा रहेगा। मैं इस सिलसिले में अपनी आखिरी राय दूंगा। ठीक है, जॉर्ज फ्रेजर ये जिम्मेदारी कबूल करता है, डैडी ने खुशदिली से कहा, और मैंने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया। आप देखते रहें डैडी, आपका बेटा तमाम मामलात हमवार कर देगा, लेकिन इसके बाद एक शर्त होगी डैडी, मैंने कहा। हाँ हाँ कहो भाई, कैसी शर्त? अपने बाप पे शर्त आयद करते हो? नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप नापसंद करें। दरअसल बहुत अरसे से मेरे जहन में एक तवील सियाहत की ख्वाहिश मचल रही है। मैं एशिया की सिमत जाना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि आपके तमाम मामलात तय करने के बाद ही इस लंबे सफ़र का आगाज़ करूँ। क्या ये मुमकिन नहीं कि अब तुम इन तमाम तफरीहात को तर्क कर दो? पहले अपने तमाम कारोबार को संभाल लो, उसके बाद जब मौका मिले तो किसी ऐसी जगह का इंतखाब करके वहां थोड़े बहुत दिन रह लो। डैडी, बस ये आखिरी सैरो तफरी और कर लेने दें, मगर ये वादा है कि तमाम मामलात संभालने के बाद इनका आगाज करूंगा। ठीक है, अगर तुम सारे मामलात संभाल लेते हो तो फिर मैं तुम्हें एक महदूद मुद्दत के लिए इजाज़त दे सकता हूँ, जॉर्ज फ्रेजर ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा, और इसके बाद जॉर्ज फ्रेजर से रुखसत होकर उनके कमरे से बाहर निकल आया। ठीक 1 बजे मुझे सूत्रा से मुलाकात करना थी, चुनाचे 12:30 बजे मैं घर से चल पड़ा। उस दिन भी मैंने ख्याल रखा कि मेरा ताक्कुब ना किया जाए, और ऐसा नहीं हुआ। सभी को मुझ पर एतमाद था। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मेरी तरफ से बेएतमादी का शिकार हो। चुनाचे मैं इत्मीनान से सूत्रा के पास पहुंचा, और फिर सूत्रा के साथ उसी होटल में मैंने मैक्लारो से मुलाकात की। तस्वीर मैंने उसके सामने रख दी। मकलारो सहरज़दा निगाहों से उन तस्वीर को देख रहा था। फिर उसने हाथ मलते हुए कहा, काश ये हीरे बराह रास्त मेरे पास होते, लेकिन अभी मुझे इनके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है बहुत मुख्तसर इंतज़ार करना होगा। चलो ठीक है, वैसे भी अब मुझे इन हीरों से ज़्यादा इनके मुआवजों से दिलचस्पी है। तुम्हें एक इतला देते हुए मैं मुसरत महसूस कर रहा हूँ। क्या? इतला यह है कि मिस्टर फाल्कन हैरत अंगेज तौर पर वक्त से बहुत पहले यहाँ आ गए हैं। मुझे ये इतला मिली है कि इस वक्त वो लंदन में हैं और शायद आज रात या कल सुबह यहाँ पहुँच जाएं। उनके यहाँ पहुँचते ही हम उनसे मुलाकात करेंगे। चुनाचे अब तुम अपने इस सिलसिले का आखिरी इंतजाम करो। जी जी फरमाइए मिस्टर मैक्लारो, मुझे क्या करना है? कल दिन में एक बार तुम साइमन मार्टिनो से राब्ता कायम करोगे, उससे कहोगे कि वो हीरे लेकर आ जाए। एक पार्टी ऐसी आ गई है जो उन हीरों को खरीद सकती है। इस सिलसिले में तुम बड़े इत्मीनान से उसे मिस्टर फाल्कन का हवाला दे सकती हो। फाल्कन का डायमंड स्टोर दुनिया के बहुत से ममालिक में शोहरत रखता है। साइमन मार्टिनो को शुबा भी ना होगा। इसके अलावा जब वो हीरे ले आए तो तुम बड़े इत्मीनान से मिस्टर फाल्कन से मुलाकात कर सकती हो। बल्कि बेहतर यह है कि मुलाकात हीरों के साथ ना करो, बल्कि साइमन मार्टिनो को कल 11 बजे 11:30 उन तस्वीरों के साथ मिस्टर फाल्कन के पास ले जाओ, बशर्ते कि वो यहाँ पहुंच जाएं। मैं इस सिलसिले में तुम्हें फ़ोन पर हदायत दे दूंगा, बल्कि मिस्टर फाल्कन के नुमाइंदे की हैसियत से ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि मिस्टर फाल्कन तुम्हारे हीरे खरीदने में दिलचस्पी रखती हैं।
इसके बाद तुम इन तस्वीर के साथ मिस्टर फाल्कन के पास पहुंच जाओ और अभी अभी बनाए हुए प्रोग्राम में जरा सी तब्दीली ये कर लो कि हीरे फौरन ना तलब करो, बल्कि पहले साइमन मार्टिनो के साथ मिस्टर फाल्कन से मिल लो, ताकि इसके बाद किसी किस्म की गड़बड़ की गुंजाइश ना रहे। मिस्टर मैक्लारो ने कहा। ये निहायत मौजू है मिस्टर मैक्लारो, और कोई हुक्म? नहीं, ये प्रिंट्स देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। बिलाशुबा ये निहायत कीमती हीरे हैं। हम अगर चाहें तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में घूम फिर कर इन्हें फरोख्त कर सकती हैं, लेकिन झगड़े वाली बात है, लंबा प्रोग्राम हो जाएगा और मैं इस सिलसिले में इस प्रोग्राम को ज्यादा तवील नहीं करना चाहता। बहुत बेहतर, तो फिर मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगा। और कोई हुक्म? नहीं भाई, बस तुमसे मुलाकात भी मकसूद थी, मिलते रहना चाहिए। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे सूत्रा तुमसे बहुत मुतासिर मालूम होती है, अक्सर तुम्हारा तज़किरा करती रहती है। जी हाँ, मैंने फीकी सी हंसी के साथ कहा। इसके बाद मैं मिस्टर मैक्लारो से रुखसत होकर वापस चला आया। जिंदगी के मामूलात में खासी तेजी आ गई थी और इस हंगामा रई में मुझे लुत्फ आ रहा था। हालांकि सलाबो ऐश कर रहा था, लेकिन मैं भी अपने तौर पर बोर नहीं हो रहा था। फ्रेजर पैलेस के मामलात से अब मुझे बहुत दिलचस्पी हो गई थी और मैं इन सारे कामों को बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दे रहा था। रात को मैंने खास तौर से साइमन मार्टिनो को अपने कमरे में तलब किया और फिर हम गुफ्तगू करते हुए बाहर निकल आए। फ्रेजर पैलेस के बाग में चहलकदमी करते हुए मैंने साइमन मार्टिनो को यह खुशखबरी सुनाई। तुम्हें सुनकर यह खुशी होगी डियर साइमन कि मैंने हीरों की फरोख्त के लिए एक इंतहाई माकूल बंदोबस्त कर लिया है। वेरी गुड। क्या? साइमन ने दिलचस्पी से पूछा। डायमंड स्टोर्स के बारे में सुना है? फाल्कन ट्रेडर्स के डायमंड स्टोर्स की बात कर रहा हूँ। ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके इश्तिहार तो दुनिया के बड़े बड़े रसायल में छपते रहते हैं। शायद हीरों का सबसे बड़ा स्टोर है वो। हाँ, और उसके मालिक मिस्टर फाल्कन बायर हैं। हाँ, नाम तो सुना है उनका। तो तुम्हें यह सुनकर मुसरत होगी कि मिस्टर फाल्कन बायर कल तक यहाँ आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे लोगों के नुमाइंदे हर जगह मौजूद रहते हैं। मेरी मुलाकात फाल्कन बायर के नुमाइंदे से ही हुई है और मैंने उसे ये तस्वीर दिखाकर हीरे फरोख्त करने की बात की है। मैंने अपने तौर पर उन्हें यह बताया है कि ये हीरे फ्रेजर फैमिली की मलकियत हैं और हम इन्हें अपने हालात के तहत फरोख्त कर रहे हैं। नुमाइंदे निहायत मुनासिब कमीशन पर हमारे इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई हैं और मुमकिन है हमारी मुलाकात कल तक मिस्टर फाल्कन से हो जाए। ओह मेरे खुदा, इतनी जल्दी तुमने ये सब कुछ कर लिया? मैंने नहीं किया डियर मार्टिनो, बस ये समझ लो कि हो गया। वैसे इन हीरों की तस्वीर भी इसलिए बनाई थी कि मैं इन्हें इनफरादी तौर पर फरोख्त करना चाहता था। इस सिलसिले में मेरी मुलाकात एक जौहरी से भी हुई। जौहरी ने हीरे की तस्वीर देखकर उसे बहुत पसंद किया और उसे खरीदने की ख्वाहिश भी जाहिर की। उसने दौरान गुफ्तगू मुझे बताया कि मिस्टर फाल्कन पेरिस आने वाले हैं और शायद आज रात या कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएं। उसने चालाकी से उससे मिस्टर फाल्कन के बारे में तफसीलात मालूम की और उन्हीं तफसीलात के तहत मुझे उस नुमाइंदे का पता मालूम हुआ। मैं ये समझता हूँ कि यह हमारे हक में बहुत ही बेहतर है। मिस्टर फाल्कन हमें इन हीरों की जो कीमत देंगे दूसरे लोग नहीं दे सकते, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि तमाम हीरे यकमुश्त फरोख्त हो जाएंगे और हमें उनकी नकद अदायगी हो जाएगी। ओह, साइमन मार्टिनो का चेहरा मुसरत से सुर्ख हो गया, गोया अब हसीन लम्हात आने में ज्यादा वक्त नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, मैंने जवाब दिया और साइमन मार्टिनो मुस्कुराने लगा। फिर बोला, तो क्या वो हीरे ले आऊं? नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। अभी हम वो हीरे मिस्टर फाल्कन को भी नहीं दिखाएंगे, बल्कि ये प्रिंट्स हमारे काम आएंगे, मैंने कहा और मार्टिनो अदब से गर्दन हिलाने लगा। मैं सब कुछ आपकी हदायत के मुताबिक करूंगा, उसने कहा। फिर शायद वो सारी रात सो नहीं सका था क्योंकि दूसरी सुबह उसने मुझे जगाया। उठे मिस्टर पैंथर, सुबह हो चुकी है। क्यों, खैरियत? मैंने हैरत से पूछा। वो मिस्टर फाल्कन। ओह, मैं हंस पड़ा। तुम शायद रात भर नहीं सो सके। हकीकत यही है मिस्टर पैंथर कि मैं रात भर नहीं सो सका। अभी तो काफी वक्त है, खुद को हवास बाख्ता ना करो। मैं इस मुनासिब वक्त पर तुम्हें साथ रखूंगा। अपनी दूसरी मसरूफियात तर्क कर देना। जी बेहतर, मैं शर्मिंदा हूं, साइमन ने कहा और वापस चला गया। मैं देर तक हंसता रहा। बाहर तौर उसने जगा दिया था, अब सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। गुस्ल वगैरह करके तैयार हो गया। नाश्ता मैंने अपने अहले खानदान के साथ किया और इसके बाद टेलीफोन पर पहुंच गया। मैंने सूत्रा का ही नंबर डायल किया। ओ डियर, मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाली थी। दूसरी तरफ से सूत्रा की आवाज सुनाई दी। गुड, वेरी गुड। कोई खास इतला? मैंने सवाल किया। हाँ, वो आ गई हैं। ग्रीनलैंड होटल की तीसरी मंजिल पर 4 कमरे उनके पास बुक हैं। रात ही को आ गए थे और डैडी ने निहायत इत्मीनान से उनसे उन हीरों का तज़किरा कर दिया और अब मिस्टर फाल्कन ठीक 11:15 बजे आप लोगों का इंतजार करेंगे। उन्हें मिस्टर पैंथर फ्रेजर और उनके सेक्रेटरी साइमन मार्टिनो के बारे में इतला दे दी गई है और सूरत हाल से भी आगाह कर दिया गया है। चुनाचे आप ठीक 11 बजे घर से निकलें और ग्रीनलैंड पहुंच जाएं।
आपका अपॉइंटमेंट तय हो चुका है। गुड। और कोई खास बात? नहीं, सिवाय इसके कि फिलहाल कागजात ही ले जाएं। असल चीज ले जाने की कोई जरूरत नहीं, सूत्रा ने जवाब दिया। थैंक यू सूत्रा, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वह हंस पड़ी। क्यों डियर सलाबो, शुक्रिया की क्या जरूरत पेश आ गई? नहीं सूत्रा, बाज बातों की जरूरत नहीं हुआ करती, लेकिन उन्हें करने में कोई हर्ज भी नहीं होता। अच्छा इखलाक तो होना चाहिए ना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। चलो तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, सूत्रा ने कहा, और मैंने टेलीफोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। टेलीफोन बंद करने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। साइमन मार्टिनो मेरे कमरे के सामने राहदारी से गुजर रहा था। मुझे देखकर रुक गया। क्यों जनाब, तैयारी कर ली जाए। कर लेंगे मार्टिनो, इसमें जल्दी भी क्या है, तुम तो दीवाने हो रहे हो इस सिलसिले में, मैंने कहा, और मार्टिनो गर्दन खुजाने लगा। उस पर ही जानी सी कैफियत आ रही थी। फिर मैंने उससे कहा, मिस्टर फाल्कन आ गए हैं, ग्रीनलैंड में उनका क़याम है। क्या उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया गया है जनाब? हाँ, 11:15 का वक्त मुकर्रर हुआ है, मैंने कहा, और साइमन मार्टिनो का मुंह खुले का खुला रह गया। फिर वो मुसर्रत से मेरे करीब आया और गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाते हुए बोला, मिस्टर पैंथर फ्रेजर, आज हमारी तकदीर का एक अहम फैसला होने वाला है, इंतहाई अहम, यकीनन। मैंने मुस्कुराते हुए उसका शाना थपका और उसे तसल्लियां देने लगा। उसकी हालत बेहद खराब हो रही थी, लेकिन अभी तो उसे बहुत से दिलचस्प मराहिल से गुजरना था। अभी क्या हुआ था, मैंने दिल ही दिल में सोचा, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। साइमन मार्टिनो को मैंने मुकम्मल हदायत दे दी थी। हम अपनी सबसे शानदार गाड़ी में बैठकर चल पड़े। रास्ते भर खामोशी रही। मैं जॉर्ज फ्रेजर के बारे में सोच रहा था, जो इन तमाम मामलात से मुझे आगाह करना चाहते थे। मैं भी उनकी इस बात में दिलचस्पी ले रहा था। दर हकीकत उन मामलात से मेरा आगाह होना जरूरी था। मार्टिनो अपने मामलात में गुम था। थोड़ी देर के बाद हम रिसेप्शन पर पहुंच गए। मैंने मिस्टर फाल्कन के बारे में मालूमात हासिल की तो रिसेप्शनिस्ट ने अदब से मुझे सलाम करके कहा, अगर आप पैंथर फ्रेजर हैं तो बराहे करम मिस्टर फाल्कन के पास तशरीफ ले जाइए, वो आपका इंतजार कर रही हैं। क्या आप मुझे अपना नाम बताना पसंद करेंगे? ठीक है, यही मेरा नाम है। मिस्टर फाल्कन को इतला दे दीजिए कि मैं आया हूं। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा, और इंटरकॉम पर मिस्टर फाल्कन के कमरे से राब्ता कायम करने लगा। चंद लम्हात के बाद ऊपर से एक शख्स आया। यह मिस्टर फाल्कन का सेक्रेटरी था। दराज कामत और तेजो तर्रार आंखों वाला आदमी, चीते किसी चुस्ती और फुर्ती रखता था। उसने अदब से गर्दन खम की और हमें साथ लेकर चल पड़ा। साइमन मार्टिनो खासा नर्वस था। बाहर तौर हम मिस्टर फाल्कन के कमरे में पहुंच गए। मैं बिल्कुल मुतमईन था और मिस्टर फाल्कन से हर किस्म की गुफ्तगू करने के लिए तैयार। मिस्टर फाल्कन अपने रुतबे और हैसियत के लिहाज से बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे। उम्र तकरीबन 60 या 65 के लगभग थी, लेकिन सेहत शानदार थी। बाल सफेद थे लेकिन चेहरा सुर्ख। उन्होंने अपना डबल रोटी जैसा हाथ हमारे हाथ में देते हुए बड़ी गर्मजोशी से हमसे मुसाफिया किया। उनकी उंगलियों में कीमती अंगश्तरियां पड़ी हुई थीं जो लाखों रुपए की मालियत की थी। सेक्रेटरी ने हमें सोफे पेश किए और हम बैठ गए। मिस्टर पैंथर फ्रेजर, आपका नाम मेरे लिए अजनबी नहीं। फ्रेजर फैमिली फ्रांस की एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली गर्दानी जाती है। शुक्रिया, मिस्टर फाल्कन का नाम भी किसी के लिए अजनबी नहीं। हीरों के सबसे बड़े व्यापारी, शायद दुनिया में आपसे बड़ा किसी का कारोबार नहीं। खैर ऐसा तो नहीं, भाई बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं। ताहम मैं भी अपने कारोबार में बड़ी मेहनत करता हूँ, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि यह सिर्फ मेरा कारोबार नहीं बल्कि मेरा शौक है। हसीन तरीन हीरे मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक रखते हैं, मिस्टर फाल्कन ने कहा। बेहतर, बड़ी मुसरत हुई आपसे मिलकर, मैंने कहा। क्या लेंगे आप लोग, कोई मशरूब या? शुक्रिया, शराब के अलावा सब कुछ, मैंने कहा, और मिस्टर फाल्कन हंसने लगे। अच्छे कारोबारी मालूम होते हैं। वाकई कारोबार में शराब को दरमियान में नहीं आना चाहिए। मैं भी पीने से एतराज करूंगा। उन्होंने एक मशरूब तलब किया और चंद लम्हात के बाद निहायत नफीस बर्तनों में हमें मशरूब फ्राहम किया गया। मिस्टर फाल्कन के सेक्रेटरी ने मशरूब के गिलास खुद हमारे सामने रखे और इसके बाद वो किसी जिन की तरह मिस्टर फाल्कन के पीछे खड़ा हो गया। हाँ भाई, अब कुछ काम की बातें हो जाए। मुझे इतला मिली है कि तुम्हारे पास नफीस किस्म के हीरे मौजूद हैं जो तुम फरोख्त करना चाहते हो। जी हाँ। क्या वो हीरे लाए हो तुम लोग? नहीं, अलबत्ता उनकी तस्वीर हम आपको पेश कर सकती हैं, मैंने कहा, और जेब से वो तस्वीर निकालकर मिस्टर फाल्कन के सामने रख दी। मिस्टर फाल्कन ने दिलचस्पी से उन तस्वीर को देखा और फिर एक एक फोटोग्राफ चेहरे के करीब करके जायजा लेने लगे। उनके चेहरे पर इश्तियाक के आसार थे। भाई बड़ी नायाब चीजें दिखाई हैं तुमने, लेकिन काश ये असल हैसियत से मेरे सामने होते। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप हुक्म दें तो आज शाम ही इन्हें आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। हाँ भाई, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हीरे सिर्फ मेरा कारोबार नहीं, शौक भी हैं। और ये पत्थर जो तुमने मुझे दिखाए हैं, मेरा मतलब इन तस्वीर से है। इनसे यह एहसास होता है कि ये खासे नायाब हीरे हैं। क्या चाहते हो, पहले मैं इन हीरों को देख लूं, परख लूं, उसके बाद इनकी कीमत के बारे में तयन करूं, या पहले ही सिलसिले में कोई बात करना चाहते हो?
बेहतर तो ये होगा कि हम रस्मी तौर पर गुफ्तगू कर लें, लेकिन चंद शराइत के साथ। मसलन ये कि अगर हम किसी हीरे की कीमत का तयन कर लेते हैं और वो आपके लिए एक मियारी हीरा साबित होता है, तो हम उसी कीमत पर उस हीरे को आपके हवाले कर देंगे। और अगर आपने वो नापसंद किया या वो कीमत आपको नापसंद आई, तो उसमें मजीद गुफ्तो शनीद की जा सकती है। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, जबकि हम ये शर्त आयद कर चुके हैं कि हीरों के बारे में सही फैसला उसी वक्त किया जाएगा जब हम उन्हें देख लें, लेकिन कीमत का थोड़ा बहुत तयन हो सकता है। तुम बताओ, मसलन ये फोटोग्राफ सामने रखते हैं, ये गालिबन याकूत है, क्या चाहते हो इसका? नहीं मिस्टर फाल्कन, जब हीरे आपका शौक है तो आप उनकी बेहुरमती करना भी पसंद नहीं करेंगे। हम इसकी कीमत आप ही की जुबानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम व्यापारी नहीं हैं। भाई, मुझे नुकसान पहुंचा दोगे तुम लोग। मैं अगर जज्बाती हो गया तो लुट जाऊंगा, मिस्टर फाल्कन ने हंसते हुए कहा। आप जज्बाती बिल्कुल ना हो मिस्टर फाल्कन, सिर्फ इस हीरे की असल कीमत बताएं। मिस्टर फाल्कन ने उस हीरे की कीमत बताई और मार्टिनो के हाथों में नुमाया कपकपाहट महसूस की गई। ये तो एक हीरे की कीमत बताई गई थी, मार्टिनो के तस्वुर से भी कहीं ज्यादा कीमत थी। फिर इस तरह हीरों की कीमतों का तयन होता रहा और हमने ये कीमतें उन फोटोग्राफ्स पर पीछे दर्ज कर ली। मार्टिनो की हालत बहुत खराब हो रही थी, वो बार बार खुश खोंटों पर जुबान फेर रहा था, लेकिन शुक्र था कि किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी, इसलिए बात टल गई और उन्हें मार्टिनो की कैफियत का एहसास नहीं हो सका। बाहर तौर उन्होंने पूछा, तो फिर आप ये हीरे कब मुझे दिखा रही हैं मिस्टर पैंथर फ्रेजर? जब आप कहें जनाब। हमने इन्हें एहतियात से रखा हुआ है, कीमती चीज है, लेकिन हमें इन्हें लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आज ही क्यों ना ये सौदा हो जाए, इसकी बजाय कि मैं इधर उधर हाथ पांव मारूं और फौरी तौर पर कहीं और से राब्ता कायम करूं। पहले इन हीरों की खरीदो फरोख्त मुकम्मल हो जाए, उसके बाद मैं मजीद कार्रवाइयां करूं। तो फिर आज रात को 10 बजे हम आपसे मुलाकात कर लें, मैंने मिस्टर फाल्कन से कहा। यकीनन 10 बजे मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा, मिस्टर फाल्कन ने कहा, और हमने इस बात का इकरार कर लिया। इसके बाद हम मिस्टर फाल्कन से रुखसत होकर चल पड़े। मार्टिनो खासा नर्वस नजर आ रहा था, उससे ड्राइविंग ही ना हो सकी तो मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। क्या बात है मार्टिनो, तुम बड़े परेशान हो रहे हो? नहीं परेशान नहीं, बल्कि यूं कहिए कि खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गई हैं। कमाल है, अभी तो सिर्फ इस सिलसिले में गुफ्तगू ही हुई है। जब नोटों के भरे हुए बैग तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारी क्या कैफियत होगी? बस मैं शहर में गिरफ्तार हूं मिस्टर पैंथर, वाकई ये मेरे मुस्तकबिल की सबसे बड़ी कामयाबी है, मार्टिनो ने जवाब दिया। हम फ्रेजर पैलेस आ गए, तब मैंने मार्टिनो से कहा, अब तुम यूं करना कि शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक या उसके कुछ बाद हीरे लेकर आना। रात को 10 बजे हम मिस्टर फाल्कन से मुलाकात करेंगे। एक बात मेरे जहन में खटक रही है मिस्टर पैंथर, मार्टिनो ने कहा। क्या? मिस्टर फाल्कन वैसे तो काबिल एतमाद आदमी है, लेकिन ऐसे मामलात में किसी पर एतमाद नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि कोई गड़बड़ ना हो जाए हमारे साथ। ओह डियर मार्टिनो, कैसी बातें कर रही हो? वो अरबपति है, अरबों रुपए का कारोबार करता है। कारोबारी लोग गलत हरकत नहीं कर सकते। हाँ खैर, इसका तो मुझे इत्मीनान है। मैं 6 बजे हीरे लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा, मैंने कहा और मार्टिनो ने गर्दन हिला दी। मार्टिनो के जाने के बाद मैं देर तक अपने इस इकदाम के बारे में सोचता रहा। फ्रांसिस मैक्लारो मेरे फोन का मुंतजिर होगा, उसे भी फोन पर इतला देनी थी, लेकिन अब इस प्रोग्राम में जरा सी तब्दीली हमें अपनी तरफ से करनी थी। सलाबो ने जो प्रोग्राम बताया था उसी के तहत उससे आखिरी बात कर लेना भी जरूरी था। चुनाचे सबसे पहले मैंने फोन पर सूत्रा के जरिए मिस्टर मैक्लारो से राब्ता कायम किया। वो तो आजकल मेरे ही मुंतजिर रहा करते थे। फौरन ही उन्होंने फोन रिसीव कर लिया। इशारों की अब जरूरत नहीं थी, हम तकरीबन अपने इस प्रोग्राम की तकमीली मराहिल में दाखिल हो गए थे। जी मिस्टर मैक्लारो, हमारी मुलाकात हो गई। क्या रहा? फोटोग्राफ्स उन्हें दिखाए गए और उन्होंने अपनी तरफ से कीमतों का तयन कर दिया। ये कीमतें बहुत काफी हैं, बराहे करम उनकी तफसीलात नोट कर लीजिए। हाँ हाँ सुनाओ, मैक्लारो ने कहा, और हर फोटोग्राफ की पुश्त पर दर्ज करदा कीमत मैं उन्हें बताता रहा। मैक्लारो खामोशी से ये सब कुछ सुनता रहा। फिर उसने कहा, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब आइंदा के प्रोग्राम तो तय कर लें। मिस्टर फाल्कन से हीरों की जो कीमतें मुतय्यन हुई हैं वो बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक हैं। यकीनी तौर पर इस सिलसिले में मिस्टर फाल्कन ने किसी बददियानती का इजहार नहीं किया। हाँ, अगर बाद में मेरा मतलब है हीरे देखकर कोई गड़बड़ हुई तो तुम ये सौदा कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर देना। मैं अब इस ड्रामे को खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं यही मालूम करना चाहता हूँ मिस्टर मैक्लारो कि आइंदा इस सिलसिले में आपका क्या प्रोग्राम है। मकसद यह है कि अगर फाल्कन से हमारे सारे मामलात तय हो गए तो फिर मार्टिनो के हाथ में रकम चली जाएगी। नहीं जाएगी मेरे दोस्त, तुम इस तरफ से बिल्कुल मुतमईन रहो। मेरे पास एक प्रोग्राम मौजूद है, उसके बाद जो कुछ हो उसमें तुम सिर्फ एक तमाशा ही रहना, बल्कि मजलूम रहना। यानी तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ होगा जो मार्टिनो के साथ होगा।
लेकिन असलियत मैं जानता हूं या तुम जानते हो, समझ गए ना मेरी बात? ठीक है मिस्टर मैकलारो, मैं इस सिलसिले में उलझा हुआ था। ओके, 10 बजे तुम इत्मीनान से मिस्टर फाल्कन के पास हीरे लेकर जाओ, उनसे सौदा करो और मुतमईन रहो। इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ओके मिस्टर मैकलारो, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मेरे जहन में सनसनी हो रही थी। जाहिर है मैकलारो अहमक आदमी नहीं था, उसने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए होंगे। इसके बाद अब मुझे सलाबो से राब्ता कायम करना था। हम तो एक दूसरा ही प्रोग्राम तरतीब दे चुके थे। मैंने सलाबो को आवाज दी, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि वो वाकई वहां पर मौजूद है। उसकी आवाज मुझे अपने कमरे के एक गोशे से सुनाई दी। हाँ हाँ, दरवाजा बंद कर दो, मैं मौजूद हूं। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया तो वो मेरी निगाहों के सामने आ गया। मैं तमाम बातें सुन चुका हूं। अब ये बताओ यार कि अब क्या होना चाहिए? हम कौन से मरहले पर अपना काम करें? मतलब ये कि रकम वसूल कर ली जाए या उसी प्रोग्राम पर अमल किया जाए जो तुमने सोचा है? मेरे जहन में भी ये सारी बातें हैं सलाबो, बाद में हमें थोड़ी सी उलझनों से वास्ता पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है मिस्टर फाल्कन तुम्हें पहचान चुके हैं। मैं साइमन मार्टिनो की शक्ल इख्तियार कर लूंगा, इसमें मुझे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए हमें मिस्टर फाल्कन पर निगाह रखनी होगी। सब समझ रहा हूं, मैंने कहा और फिर बोला, शाम 6 बजे वो आएगा। तुम कौन सा लिबास पहनोगे? सलाबो ने पूछा। जो तुम कहो, मैं बताता हूँ, सलाबो ने कहा और फिर उसने एक सूटकेस से 2 खूबसूरत तराश के सूट निकालकर मेरे सामने रख दिए। इनमें से एक तुम्हारे बदन पर होगा, दूसरा मेरे बदन पर। ठीक है, 6 बजे ओके, मैंने कहा और सलाबो ने गर्दन हिला दी। इसके बाद वो चला गया और मैं आराम कुर्सी पर दराज होकर आने वाले वक्त के बारे में गौर करने लगा। मेरे जहन में वाकई शदीद सनसनी थी। हम लोग एक इंतहाई मोड़ से गुजर रहे थे। खासे सनसनीखेज लम्हात गुजर रहे थे। 6:45 मैं तैयार हो गया। उसने बिल्कुल मेरे ही जैसा लिबास पहना हुआ था और हम दोनों अगर साथ साथ खड़े होते तो यकीनन लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती। चुनाचे प्रोग्राम के मुताबिक 6 बजे मैं खामोशी से कमरे से निकल आया और जॉर्ज फ्रेजर और मार्टिना फ्रेजर के पास ऊपरी कमरे में पहुंच गया। सलाबो मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने एक ऐसी जगह मुंतखब की थी जिससे मैं साइमन मार्टिनो पर निगाह रख सकता था। साइमन मार्टिनो ठीक 4:30 बजे निकल गया। गालिबन वो हीरे लेने के लिए गया हुआ था। मैं उसकी सफेद कार को उस जगह से बआसानी देख सकता था। 6 बजने में 3-4 मिनट बाकी थे जब वो अपनी कार में वापस आ गया। कार इमारत के पोर्टिको में रुक गई और मार्टिनो उतरकर अंदरूनी हिस्से की जानिब चल पड़ा। मैंने गहरी सांस ली। अब इस ड्रामे का आगाज हो गया था जो हमारी अपनी सोच का नतीजा था। साइमन मार्टिनो यकीनी तौर पर अब मेरे कमरे में जाएगा और हीरे सलाबो के हवाले कर देगा। सलाबो को मैंने अपनी गुफ्तगू के बारे में तफसीलात बता दी थी और मुझे यकीन था कि वो चालाक आदमी साइमन मार्टिनो को बआसानी हैंडल कर लेगा। चुनाचे मुझे सिर्फ 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। 6 बजकर तकरीबन 7 या 8 मिनट हुए थे कि मैं अपनी जगह से उठा और वहां से बाहर निकल आया। मैं टहलने के से अंदाज में अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मुझे यकीन था कि सलाबो ने अपना काम खत्म कर लिया होगा और मेरा ये यकीन बिल्कुल दुरुस्त निकला। मैंने साइमन मार्टिनो को एक राहदारी में आते हुए देखा। ये राहदारी उसी कमरे से आती थी जिसमें मैं रहता था। गोया साइमन मार्टिनो अपना काम खत्म करके आ रहा था। मैं तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा और उसके सामने पहुंच गया। साइमन मार्टिनो एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया। मैं तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके नजदीक पहुंच गया। सॉरी डियर, दरअसल बिल्कुल ऐन वक्त पर मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर ने तलब कर लिया। वो इन दिनों बहुत परेशान है। मुझे चंद मिनट देर हो गई, इसके लिए माजरत खाऊं। तुम अभी अभी आए हो? मैंने कहा। क्या? साइमन मार्टिनो के अलग से दहशत ज़दा आवाज निकली। अरे क्या बात है? मैंने हैरत से पूछा। तुम कहां से आ रहे हो? मेरा मतलब है आप मिस्टर फ्रेजर, आप तो अभी अभी। क्या हुआ तुम्हें मार्टिनो? आप कहां से आ रही हैं? मार्टिनो ने बामुश्किल तमाम कहा। जॉर्ज फ्रेजर के पास से। मुझे चंद मिनट देर हो गई, इसके लिए माजरत कर रहा हूं तुमसे। मगर तुम एकदम परेशान क्यों हो गए? मैंने सवाल किया। लेकिन दूसरे लम्हे साइमन मार्टिनो ने अकब में छलांग लगा दी। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ राहदारी में जा रहा था और फिर वो मेरे कमरे के पास पहुंच गया। उसने दरवाजा खोलकर बेतहाशा मेरे कमरे के अंदर छलांग लगा दी। मैं भी उसका ताक्कुब करते हुए उसके पीछे पहुंच गया। मार्टिनो पागलों की तरह कमरे में देख रहा था। फिर उसने सहमी हुई निगाहों से मुझे देखा और खौफजदा लहजे में कहने लगा, कुछ हो गया मिस्टर पैंथर? क्या हो गया मार्टिनो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अभी अभी मैं यहाँ था और आप यहाँ मौजूद थे। मैंने हीरे आपके हवाले कर दिए थे। आप? मेरे खुदा, मगर आप? मार्टिनो, तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। तुम्हारी बकवास का एक लफ्ज मेरी समझ में नहीं आया, समझे? ओह मिस्टर पैंथर, खुदा की कसम, मैं अभी आपके कमरे में था, आप यहाँ मौजूद थे। इस लिबास में मलबूस, इस सूट में मलबूस मैंने आपको यहीं छोड़ा था और इसके बाद मैं राहदारी से निकलकर
मेरे खुदा, ये मुमकिन नहीं हो सकता। वो दौड़ता हुआ फिर दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे से बाहर निकल गया। अब वो राहदारी में दौड़ता फिर रहा था। मैं अपने कमरे में खड़ा उसे देख रहा था। काफी दूर जाने के बाद फिर पलटा और फिर उस राहदारी से मुड़कर दूसरी राहदारी में दौड़ने लगा। तकरीबन 10 मिनट मुझे उसका इंतजार करना पड़ा। मुझे यकीन था कि इस दौरान मार्टिनो इमारत के चप्पे चप्पे का जायजा लेता फिर रहा होगा। मैं अंदर आया और अंदर आकर मैंने पुकारा, सलाबो, तुम यहीं मौजूद हो? अभी तो यहीं मौजूद हूं, लेकिन इसकी दीवानगी से मुझे खतरा है कि कहीं कोई अहमकाना कदम ना उठा बैठे। इसलिए जब वो यहाँ आए तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। वैसे मैं इमारत से बाहर नहीं जाऊंगा, तुम बेफिक्र रहना। हीरे तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं? हाँ, वो बड़े इत्मीनान से उन्हें मेरे हवाले कर गया है। ओके, मैंने जवाब दिया और सलाबो खामोश हो गया। मैं दरवाजे पर खड़ा मार्टिनो का इंतजार करता रहा। मैंने अपने ऊपर ऐसी कैफियत तारी कर ली जैसे मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चंद लम्हात के बाद मार्टिनो वापस आया। उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। मैं कड़ी निगाहों से उसे घूरने लगा। ये तुम क्या ड्रामा करते फिर रहे हो मार्टिनो? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। ड्रामा नहीं जनाब, मैं तबाह हो गया। ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं मर जाऊंगा मिस्टर पैंथर, मैं मर जाऊंगा। मार्टिनो ने रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारी जिंदगी और मौत से कोई दिलचस्पी नहीं है। हीरे कहाँ हैं? वो सब मैंने आपको दे दिए थे। आप यकीन करें, आप इस कमरे में मौजूद थे। और हीरे मैंने आपकी तहवील में दिए। आपने मुझसे कहा था कि आप इन्हें संभाल कर रखेंगे और हम वक्ते मुकर्रा पर चलेंगे। वेरी गुड। गोया तुमने सारा भरम तोड़ दिया। तुमने एतमाद की वो दीवार गिरा दी मिस्टर मार्टिनो, जो मेरे और तुम्हारे दरमियान अरसे से कायम थी। तुम्हें इसकी जरूरत क्यों पेश आई, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। आप यकीन कीजिए। मैं किस तरह यकीन दिलाऊं? यकीन दिलाने वाली बात है मिस्टर मार्टिनो। क्या इसमें यकीन करने की गुंजाइश है? मैं कुछ नहीं कह सकता। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। क्या समझते हो खुद को? मेरा नाम पैंथर फ्रेजर है। तुम मेरे गुस्से को हवा दे रहे हो। मैं तुम्हें कब्र की गहराइयों में भी नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे कत्ल कर डालिए, कुछ भी कर डालिए, मैं इस वक्त बिल्कुल मदाखलत नहीं करूंगा। मैं वाकई इस काबिल हूं, मगर मेरा कसूर भी तो नहीं है। तुम्हारी बकवास बिल्कुल भी मेरी समझ में नहीं आई है। अब तक तुम ड्रामा कर रहे हो, लेकिन इतना कमजोर और नाकारा कि कोई बच्चा भी तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं कर सकता। सुनिए सुनिए, बराहे करम मेरी बात सुनिए मिस्टर पैंथर फ्रेजर। मैं यहाँ कमरे में आया, 6 बजे का वक्त था ना? मैं ठीक 6 बजे यहाँ पहुंच गया। आप कमरे में मौजूद थे। मैंने हीरे आपको दिए। आपने मुझसे रस्मी सी गुफ्तगू की। मुझे ख्याल ही ना आया कि आप इतने कमगो क्यों हो रही हैं। आपने कोई खास बात नहीं की थी मुझसे, और इसके बाद मैंने हीरे आपके हवाले कर दिए। आपने कहा कि मुकर्रर वक्त पर हम यहाँ से चलेंगे और मैं बाहर निकल आया। मगर वो ये लेकिन मैं जॉर्ज फ्रेजर के पास था। मेरी वालदा मार्टिना फ्रेजर मेरे पास मौजूद थी। बेशक मैं चंद मिनट लेट जरूर हो गया, लेकिन इसके बाद ये कहानी क्या हैसियत रखती है मैं खुद नहीं जानता। यही लिबास था, बिल्कुल यही लिबास। सब कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे खुदा, अगर आप उस तरफ से ना आ रहे होते तो मैं कैसे यकीन कर लेता कि आप लम्हे में कमरे से बाहर निकल गए और इस तरफ से घूम कर आ गए। ये सब क्या हुआ? खुदा की पनाह, ये सब क्या हुआ? मेरे पास यकीन दिलाने का कोई जरिया भी नहीं है। मार्टिनो अपने बाल नोचने लगा। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो इतना नर्वस हो गया था कि मैं उस जैसे आदमी से इसका तसव्वुर नहीं कर सकता था। बैठ जाओ। मैं तुमसे सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हारे जहन में ये नया प्रोग्राम क्यों आया। आप यकीन करें, कोई प्रोग्राम नहीं है मेरे जहन में। मैं निहायत मुखलिसाना तौर पर हीरे आपके हवाले करने आया था, लेकिन मुझे खदशा है, मुझे शुबा है। मेरे खुदा, खुदा की पनाह, वो फिर बोला। मैं कड़ी निगाहों से उसे घूरता रहा। अब कहो, अब क्या नया ड्रामा शुरू कर रही हो? वो शख्स जो पहले यहाँ आपकी हैसियत से मुकीम था और फिर यहाँ से फरार हो गया था, कहीं वो हमारी ताक में तो नहीं था? मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता डियर मार्टिनो। मुझे हीरे चाहिए, और रात को 10 बजे हम ये हीरे मिस्टर फाल्कन के हवाले कर देंगे। मिस्टर फाल्कन हमें इसकी अदायगी करेंगे, और इसके बाद तुम 40% अपना हिस्सा वसूल कर लोगे और 60% मेरे हवाले कर दोगे। इससे इनहराफ हुआ तो तुम्हारी जिंदगी मुमकिन ना होगी। मैं तो खुद ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। आप समझने की कोशिश करें, मुझ पर भरोसा करें, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम मार्टिनो? मैं तुम पर भरोसा करूंगा? मैं तो तुमसे इतनी गुफ्तगू भी नहीं करना चाहता। इत्मीनान से अपने कमरे में जाओ, सोचो और मुझे आगाह करो। अगर तुमने यहां से फरार होने की कोशिश की तो फिर मार्टिनो, मैं तुम्हें कब्र की गहराइयों से भी खोद लाऊंगा। तुम अकेले वो हीरे हजम नहीं कर सकते। मार्टिनो परेशानी से सर पकड़कर बैठ गया। गेट आउट। मैं सिर्फ हीरों के साथ तुमसे मिलना चाहता हूं। मिस्टर पैंथर फ्रेजर, प्लीज गेट आउट। मैं हलक फाड़ कर धाड़ा और मार्टिनो अपनी जगह से उठ गया।
उसने मायूस निगाहों से मुझे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से दरवाजे की जाने पड़ गया। उसकी हालत जितनी खराब थी मुझे उसका अंदाजा हो रहा था, लेकिन इस शख्स से मुझे कोई दिलचस्पी या हमदर्दी नहीं थी। इस शख्स ने फ्रेजर फैमिली को मुसाइब का शिकार कर दिया था और उनके साथ वो बुरा सलूक किया था कि वो बेचारे बेजार थे। हरचंद के मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं था, चुनाचे ये शख्स किसी तौर काबिल हमदर्दी नहीं था। इसकी जो हालत थी वो देखने के काबिल थी और शुबा होता था कि कहीं वह दिमाग की शरियानें फटने से मौत का शिकार न हो जाए। लेकिन मुझे इन तमाम बातों की परवाह नहीं थी। मेरा अपना काम मुकम्मल हो चुका था। हाँ, साइमन मार्टिनो को मैं निकलने नहीं देना चाहता था। अभी तो मैं क्लारो को भी मुतमईन करना था। मैंने काफी देर तक इंतजार किया और फिर खुद ही साइमन मार्टिनो के कमरे की तरफ चल पड़ा। वो अपने कमरे में आराम कुर्सी पर दराज था। हालत खराब हो रही थी। पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। मुझे सहमी हुई निगाहों से देखा और संभल कर बैठ गया। लेकिन मैंने कहा, साइमन मार्टिनो, तुम यकीन करो कि तुम्हारा ड्रामा मेरी समझ में नहीं आया। अगर तुम इन हीरों को मेरी तहवील में नहीं देना चाहते तो तुमने इनकी हिफाजत क्यों की और यह सारा खेल क्यों खेला? अगर तुम्हारे ज़हन में ये बात है कि अब हीरों का एक खरीदार यहाँ पहुंच गया है और तुम बराह रास्त इससे डील कर लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मिस्टर फाल्कन साफ सुथरे कारोबार के मालिक हैं। उन्होंने इसीलिए वो हीरे खरीदना मंजूर कर लिया है कि वो पैंथर फैमिली को जानते हैं। अगर तुम इनफरादी तौर पर हीरों के ये कारोबार करने की कोशिश करोगे तो मुझे यकीन है कि वो इसके लिए तैयार ना होंगे और मुझे तलब कर लेंगे। इन हालात में साइमन मार्टिनो, तुम्हारी हर खुशी रायगां जाएगी। तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कुछ मैंने आपसे कहा है बिल्कुल सच कहा है? साइमन मार्टिनो, मैं तुम्हारे इस झूठ से बिल्कुल गैर मुतमईन हूं। मैं तस्लीम नहीं करता। अगर मेरा कोई हमशक्ल यहां मौजूद भी था तो तुमने मुझ में और उसमें बिल्कुल तमीज ना की। तुम तो एक ज़हीन आदमी हो। तुम जिस तरह मुझे यहाँ लाए थे तुम्हें अंदाजा है मुझसे पहले वो शख्स यहाँ मौजूद था और तुम इसके बारे में अच्छी तरह जानते थे। इसके बावजूद तुम धोखा खा गए। हाँ, मैं धोखा खा गया। मेरी तकदीर ने मेरे मुस्तकबिल पर स्याही फेर दी। वो तुम्हारे मुस्तकबिल की बात है, मैं अपने मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। इन हीरो से मेरा बहुत ही अहम वास्ता है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, समझे तुम? तो फिर इसकी एक ही तरकीब हो सकती है। पिस्तौल निकालिए और मेरे सीने में इसकी तमाम गोलियां दाखिल कर दीजिए। आप यकीन करें कि मैं एतराज नहीं करूंगा। इससे मुझे कुछ हासिल नहीं होगा मिस्टर मार्टिनो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि हीरे कहाँ गए। बस जो कुछ मैं बता चुका हूं, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ अब अपनी कार्रवाई कीजिए। मेरी तरफ से अब माजरत के अल्फाज भी आपको ना मिल सकेंगे। गोया अब तुम खुले अल्फाज में इनहराफ कर रहे हो। नहीं, अपनी मौत की ख्वाहिश कर रहा हूं। आपने अल्फाज नहीं सुने। लेकिन मिस्टर फाल्कन को हम क्या जवाब देंगे? ये आपका काम है। मेरे लायक जो भी हुक्म हो आप मुझे फरमा दें। मैं इससे इनहराफ नहीं करूंगा। मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा सोचता रहा। फिर मैंने गोया खुद से कहा, अगर वो शख्स मेकअप में यहाँ पहुंच भी गया था तो आखिर इतनी जल्दी कोठी से निकल कैसे गया? मुलाजमा वगैरह से इस सिलसिले में तुमने तफ्तीश की? हाँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ। किससे नहीं पूछा, किससे नहीं मालूम किया? मार्टिनो ने लरजती हुई आवाज में कहा। बाहर तौर मिस्टर मार्टिनो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे तलाश करो और जिस तरह में मुमकिन हो हीरे उससे हासिल कर लो। इस दौरान मिस्टर फाल्कन को काबू में रखने के लिए हम उनसे माजरत की लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम हीरे चंद रोज बाद इनके हवाले करेंगे। इस दौरान मैं भी कोशिश करता हूं, तुम भी कोशिश करो और किसी भी तरह वो हीरे हासिल करो। ठीक है, मैं तैयार हूं, मार्टिनो ने जवाब दिया। तब फिर उठो, तैयारियां कर लो। हम मिस्टर फाल्कन के पास चल रही हैं, मैंने कहा और मार्टिनो ने मुर्दा से अंदाज में अपनी गर्दन हिला दी। मैं इसके पास से वापस निकल आया। अब मेरे जहन में इस मंसूबे का दूसरा हिस्सा था, लेकिन ये वो मंसूबा था जो मेरे और सलाबों के दरमियान तय पाया। अभी तक हम इस पर निहायत कामयाबी से अमल कर रहे थे और इन लोगों से ज्यादा अपनी इन काविशों में कामयाब थे। यहाँ मिस्टर फ्रांसिस मक्लारो भी शिकस्त खा गए और साइमन मार्टिनो भी तैयार होकर मेरे पास पहुंच गया। मैंने भी अपने चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी कर रखी थी। साइमन मार्टिनो पर मैं इस बात का इजहार करना चाहता था कि उसकी इस हरकत से मैं गैर मुतमईन हूं और अफसरदा भी। साइमन मार्टिनो ने मुझसे इस सिलसिले में बात नहीं की और हम गाड़ी में बैठकर चल पड़े। मेरा रुख अब फ्रांसिस मैक्लारो की तरफ था। साइमन मार्टिनो को मैंने इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया। जब हम होटल ग्रीनलैंड के बजाय उस होटल के कंपाउंड में रुके जहां फ्रांसिस मैक्लारो मौजूद था और यहाँ उसके मिल जाने के इम्कानात थे, तो साइमन मार्टिनो ने सवालिया अंदाज में मुझे देखा। एक दोस्त से मिलना है, उसके बाद हम मिस्टर फाल्कन से मुलाकात करेंगे, मैंने भारी लहजे में कहा और साइमन मार्टिनो खामोश हो गया। मैं इस कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गया जिसमें फ्रांसिस मैक्लारो से मेरी मुलाकात होती थी।
मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हात बाद एक भारी आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ। और मैं साइमन मार्टिनो के साथ अंदर दाखिल हो गया। मैं मोहतात था क्योंकि जानता था कि साइमन मार्टिनो फ्रांसिस मकलारो की शक्ल देखकर बुरी तरह भड़क उठेगा। चुनाचे जूं ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैंने पलटकर पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। सामने ही एक आरामदेह कुर्सी पर फ्रांसिस मकलारो दराज था, लेकिन साइमन मार्टिनो की शक्ल देखकर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसे करंट लग गया हो। वो चलकर कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने साइमन मार्टिनो के अकब में मुझे झांका और मुझे देखकर उसके चेहरे पर मजीद हैरत के आसार फैल गए। ये तुम इसे इसे क्यों ले आए? उसने सवाल किया। साइमन मार्टिनो भी अब शशदर निगाहों से फ्रांसिस मकलारो को देख रहा था। फिर उसने थूक निकलते हुए मुझे देखा। मैंने चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार पैदा कर लिए। यह शख्स मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा है मिस्टर मकलारो। इसने ऐन वक्त पर अपने किसी नापाक मंसूबे के तहत हीरों की गुमशुदगी की कहानी सुनाई है क्या? फ्रांसिस मकलारो के चेहरे पर बेपनाह गुर्राहट थी। हाँ, इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं इस बदबख्त को आपके पास ले आऊं। मेरे पास वसाइल नहीं है, इसकी जुबान आप ही खुलवा सकते हैं मिस्टर मकलारो। क्या मतलब, क्या कहता है ये? फ्रांसिस मकलारो आपे से बाहर होता जा रहा था। दूसरी तरफ साइमन मार्टिनो का चेहरा धुआं धुआं हो गया। वो कभी मेरी तरफ और कभी फ्रांसिस मकलारो की तरफ देखता। बैठ जाओ साइमन मार्टिनो, तुम्हें इस सिलसिले में जो कुछ भी कहना है मिस्टर मकलारो से कहो। मैं एक दरमियानी हैसियत का मालिक हूं। लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? मैं इसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। आप इसकी सूरत को हमेशा के लिए फना कर दीजिए मिस्टर मकलारो। यह शख्स हीरे हजम करना चाहता है। मैं इसके खानदान को तबाह कर दूंगा। मजाल है इसकी उसमें से एक भी हीरा ये अपने तौर पर हासिल करे। आप मिस्टर मकलारो, आप मेरी बात सुने, जरा आप मेरी बात सुन लें। मैं नहीं जानता मिस्टर मकलारो कि आपका मिस्टर पैंथर फ्रेजर से अब क्या ताल्लुक रह गया है। मैंने कुछ और भी कहानियां सुनी थी। मैंने सुना था कि आप लोगों के दरमियान शदीद दुश्मनी पैदा हो गई है। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है मेरी तकदीर की खराबी है। मुझे कुछ नहीं मालूम इस सिलसिले में। अलबत्ता मैं अपनी पोजीशन आपकी निगाहों में साफ करना चाहता हूँ। इसके बाद आप लोग जो भी फैसला करें, फैसला तो ऐसा होगा साइमन मार्टिनो कि तुम्हारी पूछतें याद रखेंगी। अब जो भी है मुझे इसकी परवाह नहीं। किस्सा क्या है? मकसद यह है कि आपको जरा तफसील से कहानी सुनानी पड़ेगी। कैसी कहानी? फ्रेजर पैलेस और पैंथर फ्रेजर की कहानी, मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर की कहानी। मैं फजूल कहानियां सुनने के मूड में नहीं हूं। मुझे सिर्फ हीरों के बारे में बताओ। वही बताने जा रहा हूं। मिस्टर पैंथर फ्रेजर के आने से कबल ही हमारी कोठी में एक और शख्स उनकी हैसियत से मुकीम था। वो अपना नाम पैंथर फ्रेजर बताता था और हैरत अंगेज तौर पर मिस्टर फ्रेजर का हमशक्ल था। इतना हमशक्ल के कोठी के तमाम अफराद धोखा खा गए। फिर यह बिल्कुल इत्तफाक था कि मिस्टर पैंथर फ्रेजर वापस आए तो मैंने उन्हें पहले से देख लिया। मैंने उन्हें तमाम सूरत हाल बताई और फिर हम कोठी पर पहुंच गए। बाहर तौर यह साबित हो गया कि वो शख्स फ्रॉड था और फ्रेजर फैमिली के साथ कोई जालसाजी करने के इरादे से दाखिल हुआ था। उसे बंद कर दिया गया। हम उससे उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। चूंकि उसके चेहरे पर कोई मेकअप वगैरह नहीं था, बल्कि उसकी शक्ल मिस्टर पैंथर फ्रेजर से मिलती जुलती थी। लेकिन वो हमारे मुलाजमों की गिरफ्त से निकल गया और फरार हो गया। उसके फरार होने के बाद उसे तलाश भी किया गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पैंथर फ्रेजर के बारे में मैं नहीं जानता कि उन्होंने हीरो के सिलसिले में आपको क्या बताया है। मेरे लिए में यही था कि आप दोनों अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और मिस्टर फ्रेजर का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। हीरे मिस्टर फ्रेजर ने मेरे पास महफूज करा रखे थे और मैं बड़ी हिफाजत से उन्हें एक ऐसी जगह रखे हुए था जहां किसी की पहुंच के इम्कानात नहीं थे। आज जब हीरे फरोख्त के लिए लाए गए तो मिस्टर पैंथर मुझे अपने कमरे में मिले और मैंने हीरे इनके हवाले कर दिए। लेकिन जब मैं हीरे इनके हवाले करने के बाद बाहर निकला तो मैंने फ्रेजर को सामने से आते देखा और इसमें कोई शक नहीं है, मैंने तहकीकात कर ली है कि उस वक्त जब मैं मिस्टर फ्रेजर के कमरे में दाखिल हुआ, मिस्टर फ्रेजर अपने वालिदैन के साथ बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो शख्स जिसे मैंने हीरे दिए थे मिस्टर फ्रेजर ही के जैसे लिबास में मलबूस था। और जब मैं वापस मिस्टर फ्रेजर को लेकर उसके कमरे में पहुंचा तो वो वहां मौजूद नहीं था। वो हीरे ले गया। मैं दावे से कह सकता हूं कि ये वही शख्स था जो इससे पहले मिस्टर फ्रेजर के मेकअप में हमारे यहाँ मुकीम था। मुझे यकीन है कि किसी तरह उसे हीरों के बारे में सुनगुन मिल गई होगी और वो उन्हीं की तलाश में वहां आया था। लेकिन चूंकि उसे इस बात का इल्म नहीं था कि हीरे मेरी तहवील में है, इसलिए यकीनन उसने कोठी में दूसरे लोगों से इनके बारे में तफसीलात मालूम की होंगी और फिर इस सिलसिले में मालूम ना होने के बाद वो मायूस हो गया होगा और यहाँ से फरार होने के बाद हमारी ताक में लगा रहा होगा। अब उसने इस तरह वो हीरे हासिल कर लिए। इस सिलसिले में इस बात के अलावा आपसे और कुछ नहीं कह सकता मिस्टर मैक्लारो। मैं हर सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ।
हालांकि इन तमाम कोशिशों में मेरा अपना कोई कसूर नहीं। साइमन मार्टिनो, तुम जितने चालाक और फितना अंगेज इंसान हो, मैक्लारो से ये छुपा हुआ नहीं है। लेकिन कम से कम तुम्हें इतना जरूर मालूम होगा कि साइमन मार्टिनो मैक्लारो को धोखा नहीं दे सकता। अभी उसे मैक्लारो को धोखा देने के लिए 50 साल दरकार होंगे। मैं तुम्हारे बदन की सारी खाल उतरवा लूंगा और उसमें भुस भरवा दूंगा, वरना हीरो की सही पोजीशन बता दो। इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 24 घंटे दिए जा सकती हैं। 24 घंटों में सोच लो और सोचने के बाद अपने फैसले से आगाह कर दो। अगर इस 24 घंटे के अंदर हीरे मुझे ना मिले तो मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करके सड़कों पर फेंकवा दूंगा। बेसूद है मिस्टर मैक्लारो, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, इंतजार बेकार है। मार्टिनो ने उदास लहजे में कहा, गोया तुम जान देने पर आमादा हो। मजबूरी है, मेरे पास अपनी सफाई में और कुछ कहने को बाकी नहीं। वो शख्स कहाँ मिलेगा जो तुम्हारा साथी है और जिसे तुमने हीरे दिए हैं? मैं नहीं जानता। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि तुमको याद आ जाए, मैक्लारो ने कहा और फिर फोन की तरफ बढ़ा। साइमन मार्टिनो में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी कह सकता। वो बेजान कदमों से एक कुर्सी पर बैठ गया। मैक्लारो ने फोन करके किसी को बुलाया। थोड़ी देर के बाद 2 आदमी होटल के कमरे में दाखिल हुए। ये चेहरे ही से खौफनाक लगते थे। साइमन मार्टिनो ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में खौफ और सरासीमगी के आसार नजर आने लगे। उसने खड़े होते हुए कहा, जो कुछ आप चाह रही हैं उसे मैं तस्लीम करता हूं मिस्टर मैक्लारो, लेकिन सिर्फ चंद लम्हात के लिए मेरे बारे में भी संजीदगी से गौर कीजिए। जान देने के बाद मुझे इन हीरों से कोई भी दिलचस्पी नहीं रहनी चाहिए थी, लेकिन मैं मौत को कबूल कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं बेगुनाह हूं। इसे ले जाओ और इसे याद दिलाओ कि वो शख्स कहाँ रहता है जिसे इसने हीरे दिए हैं। मैक्लारो ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए कहा और उन्होंने साइमन मार्टिनो का बाजू पकड़ लिया। फिर वो उसे लिए हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं खामोश निगाहों से मैक्लारो को दिख रहा था। मैक्लारो के चेहरे पर बरहमी के आसार थे। गलती तुमसे हुई है पैंथर फ्रेजर, तुम्हें इस शख्स पर निगाह रखनी चाहिए थी। मैं कोई ऐसी बात कबूल नहीं करूंगा मिस्टर मैक्लारो जिसमें मेरी कारकर्दगी पर हरफ आए। सारे काम प्रोग्राम के मुताबिक ही हुए थे। आपकी हिदायत पर मैंने एक एक कदम उठाया। अब यह शख्स ऐन वक्त पर किसी शरारत पर आमादा है तो मैं किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करूंगा, समझे आप मुझे बताइए कि इस सिलसिले में मुझे मजीद क्या करना है। मैक्लारो सोच में डूबा रहा। फिर उसने गर्दन उठाकर कहा, सूरत हाल बहुत परेशान कुन हो गई है डियर सलाबो। ये नया सिलसिला हमारी तवक्को के खिलाफ निकला। इस सिलसिले में बहुत सोच समझकर काम करना होगा। मिस्टर फाल्कन से मेरे बराह रास्त ताल्लुकात हैं, लेकिन मेरे हीरो की फरोख्त तुम्हारी मार्फत पसंद की। अगर मैं इनसे मिलूंगा तो यकीनी तौर पर वह हर तरह की रियायत देने पर तैयार हो जाएंगे। हम लोग यही करते हैं कि आज रात को 10 बजे मैं और तुम मिस्टर फाल्कन से मुलाकात करेंगे और इनसे कह देंगे कि हीरो की तरसील में कुछ वक्त लग जाएगा। वो हमें इसके लिए वक्त देंगे। जैसा आप पसंद करें। मैं किस वक्त आपके पास पहुंच जाऊं? बेहतर है कि तुम 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे पास आ जाओ। इसके बाद यहीं से हम दोनों चलेंगे। मुमकिन है इस दौरान साइमन मार्टिनो से कोई काम बन जाए। मैंने इसे अपने जिन दोनों आदमियों के हवाले किया है वो मुर्दों की भी जुबान खुलवाने की अहलियत रखती हैं। देखते हैं आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, फ्रांसिस मैक्लारो ने कहा और मैं उससे रुखसत होकर चल पड़ा। हमारा मंसूबा हरफ बहरफ अमल कर रहा था। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो सलाबो अब तक मिस्टर फाल्कन से राब्ता कायम कर चुका होगा और इस सिलसिले में उसने तमाम कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली होंगी। बाहर तौर मुझे सब्र करना था। कोठी पहुंचने के बाद मैंने किसी से मुलाकात किए बगैर अपने कमरे का रुख किया और वहां पहुंच गया। सलाबो को 2-3 आवाजें दी लेकिन वो मौजूद नहीं था। फिर मैं इंतजार करता रहा। रात को तकरीबन 8:30 बजे सलाबो मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं इस वक्त फ्रांसिस मैक्लारो के पास जाने की तैयारियां कर रहा था। सलाबो के होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैं उसे देखकर उछल पड़ा। आ गई तुम? हाँ, क्या हुआ? सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक। इस वक्त करोड़ों डॉलर की मालियत के नोट मेरी तहवील में है। मैंने उन्हें एक इंतहाई महफूज जगह रख दिया है और जिस वक्त भी तुम कहोगे वो तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। वो महफूज जगह कौन सी है डियर सलाबो? कहीं ऐसा न हो कि तमाम तर कामयाबियां हासिल करने के बाद हमें नाकामियों का मुंह देखना पड़ जाए। सलाबो से ऐसी तवक्को मत रखो, मैं इनका जिम्मेदार हूं। सलाबो ने जवाब दिया और हम लोग मुसर्रत से मुस्कुराने लगे। फिर मैं सलाबो को मैक्लारो और मार्टिनो के बारे में तफसील बताता रहा और सलाबो ने कहा, दोनों ही गधे हैं। इन गधों के साथ यही सब कुछ होना चाहिए था। अब इन्हें आपस में एक दूसरे से लड़ने दो। हम लोग सिर्फ तमाशा ही रहेंगे। तुम जा रहे हो ऐन वक्त पर। हाँ, वैसे तुमने मिस्टर फाल्कन को कैसे ट्रीट किया? बड़ी आसानी से। मिस्टर फाल्कन तो हीरे देखकर दीवाने हो गए थे। पहले मैंने उन्हें फोन किया कि रात को 10 बजे की बजाय अगर मुमकिन हो सके तो 7:30 बजे हम लोग मुलाकात कर लें। मिस्टर फाल्कन ने कहा कि उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है। वो तो खुद हीरो के लिए बेचैन है।
चुनाचे में हीरे लेकर उनके पास पहुंच गया। जब मैंने मिस्टर फाल्कन को हीरे दिखाए तो वो शिद्दत हैरत से दीवाने हो गए। एक एक हीरे को काफी देर तक घूरते रहे। तुम शायद यकीन ना करो कि उन्होंने इन हीरों की कीमतें इनसे भी बढ़ा दी जो उन्होंने हमें दी थी। इसके अलावा उन्होंने करेंसी नोट तैयार कर रखे थे। बहुत बड़ी पार्टी है। नोट उन्होंने अपने बेडरूम से ही निकाल कर दिए थे। और मुझे हैरत तो इस बात पर है कि इतनी बड़ी रकम उन्होंने कैश की शक्ल में किस तरह रखी होगी। वैसे नोट तो असली हैं यार। हाँ बिल्कुल असली हैं, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सारे काम करके आया हूँ, सलाबो ने जवाब दिया। अब हमें निहायत होशियारी से बकिया काम अंजाम देने हैं, मैंने कहा, और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हम दोनों बुरी तरह उछल पड़े। इस वक्त कौन हो सकता है? सलाबो ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। फिर उसने मुझे आंख से इशारा किया और मैं उसका मतलब समझकर दरवाजे की जाने बढ़ गया। मैंने दरवाजा खोला और जो कोई मेरे सामने आया उसे देखकर मैं वाकई हैरत से उछल पड़ा। यह साइमन मार्टिनो था। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं, चेहरा भी लाल भभूका हो रहा था, लिबास बेतरतीब था, बाल बेतरतीब थे और यूं लगता था जैसे वो शदीद जिद्दोजहद करने के बाद यहां तक पहुंचा हो। मैंने एक लम्हे में अपना आइंदा लाहे अमल मुंतखिब कर लिया और मेरे होंठ भींच गए। आओ, मैं भारी लहजे में बोला और मुड़कर अंदर वापस आ गया। साइमन मार्टिनो मेरे पीछे पीछे था। उसने कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ देखा और फिर फुर्ती से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी इस कैफियत से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इस वक्त उसके इरादे नेक नहीं मालूम होते। वो यकीनन कोई खतरनाक मंसूबा लेकर यहां पहुंचा होगा। साइमन दरवाजे के पास खड़ा मुझे घूर रहा था। क्या बात है? मैंने घुर्राए हुए लहजे में पूछा। तुम बड़ी शराफत से ये सवाल कर रहे हो मिस्टर पैंथर, क्या बात है? तुमने ये सवाल नहीं किया कि मैं जिंदा तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तुम्हारा और मैक्लारो का मामला है, मैंने करख्त लहजे में कहा। नहीं, ये मेरा, मैक्लारो का और मिस्टर पैंथर फ्रेजर का मामला है। हम तीनों इसमें बराबर के मुलविस हैं। मिस्टर पैंथर फ्रेजर और आपने इंतकामी जज्बे के तहत मेरे साथ एक ऐसा सलूक किया जो मेरी जिंदगी छीनने के लिए बहुत काफी था। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैंने गलत किया? मैंने भी उसी के अंदाज में सवाल किया। ये मैं नहीं जानता कि आपने गलत किया या सही, लेकिन जो कुछ किया वो मेरे हक में बेहतर नहीं था। तुम्हारे खिलाफ इससे भी ज्यादा कुछ और करना चाहिए था। मुझे तो हैरत यह है कि फ्रांसिस मैक्लारो ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया। वो मुझे क्या छोड़ता? मैंने खुद उसके उन दोनों पालतू कुत्तों को हलाक कर दिया जो उसकी दानिश्त में बहुत बड़ी चीज थे। तुमने साइमन मार्टिनो की कुव्वत का अंदाजा गलत लगाया है मिस्टर पैंथर फ्रेजर। साइमन मार्टिनो बिगड़े हुए लहजे में बोला और मैं पलटकर उसे घूरने लगा। क्या तुम अपने लहजे पर गौर कर रही हो? गलत फहमियों का शिकार हो मिस्टर फ्रेजर। मैंने कभी किसी को खुद से बरतर नहीं समझा, समझे तुम? इस खानदान में मैंने जो कुछ किया है वो इसलिए नहीं किया कि मैं अपने आप को इस खानदान का अदना खादिम समझता था, बल्कि जिस लिए किया वो मैं जानता हूं। मैं भी जानता हूं साइमन मार्टिनो, और ये जानने के बाद ही मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत पैदा हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो कुछ कहना चाह रहे हो मेरी जुबान से सुनो, लेकिन बेहतर यह है कि तुम खुद ही दोहरा दो। मैं जानता हूं कि तुमने इस खानदान में रहकर इस खानदान के साथ जो सलूक किया वो क्या है। जवाब में साइमन मार्टिनो ने एक जोरदार कहका लगाया और बोला, मैंने जो कुछ किया आज मैं उस पर बहुत खुश हूं। दरअसल ये दुनिया ही ऐसी है मिस्टर पैंथर फ्रेजर। तुम दुनिया के लिए कुछ भी करते रहो, अगर तुम उसे कुछ दोगे तो वो खुश रहेगी। जब भी तुम उससे कुछ मांगने की कोशिश करो तो वो तुम्हारी तरफ से आंख फेर देगी और इस तरह अजनबी बन जाएगी जैसे कभी इससे तुम्हारी वाकफियत ही ना हो। मैं इस फार्मूले को अच्छी तरह जानता था, चुनाचे मैंने अपने पांव मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने फ्रेजर खानदान के सारे असासों को अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, मुझे अगर ये हीरे ना भी हासिल हुए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। फ्रेजर खानदान का बहुत बड़ा असासा मेरे कब्जे में है। मैंने मुख्तलिफ नामों से ये जायदादें, जमीन, कारोबार अपने कब्जे में किए हैं। मैंने खुद ही ने खरीदा है। तुम क्या समझते हो मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर जो कुछ बेचते रहे हैं मेरे नुमाइंदे उन्हें जगह जगह खरीदते रहे हैं, और मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर ही के पैसे से मैंने अपनी पुश्त काफी मजबूत कर ली है। तुम इन हीरों के मसले में यह समझते हो कि मैंने तुमसे बेईमानी की? नहीं मिस्टर फ्रेजर, बल्कि पैंथर फ्रेजर, हरगिज नहीं। वो हीरे अगर मेरे पास आ जाते और उन्हें फरोख्त करके मैं कुछ रकम कमा लेता तो वो एक इजाफी हैसियत रखती, क्योंकि मैं जानता था कि जो रकम तुम्हारे पास आएगी या तुम उसे जुए में हारोगे या सियाहत में इस्तेमाल करोगे, और फ्रेजर खानदान में कभी इतनी जान पैदा ना हो सकेगी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैंने इसके लिए सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। तुमने वक्त से पहले मुझे मेरे रास्ते से हटा दिया। वक्त से पहले क्या मतलब? मैं तो इंतजार कर रहा था कि कुछ दिन और फ्रेजर खानदान की नमक हलाली कर लूं। इसके बाद अपने तौर पर ऐलान कर दूंगा कि मैंने फ्रेजर खानदान से अलहदगी इख्तियार कर ली है। मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर के पास क्या रह जाता? ये कोठी तुम क्या समझते हो? ये कोठी भी तुम्हारी मलकियत नहीं है मिस्टर पैंथर फ्रेजर, कमीने इंसान।
तू मेरे खानदान का नमकख्वार होने के बावजूद ये बात मुझसे कर रहा है। हाँ हाँ, गालियां दो, जो दिल चाहे करो, क्योंकि मेरे ज़हन में जो मंसूबा है तुम्हारे ज़हन में इसका शायबा भी ना होगा। क्या मंसूबा है तुम्हारे ज़हन में? मैंने सवाल किया और साइमन मार्टिनो ने एक कहका लगाया। मंसूबे बताए नहीं जाते, इन पर अमल किया जाता है। इसकी जेब से पिस्तौल निकल आया और पिस्तौल का रुख मेरी जानिब था। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। क्या मतलब? तुम क्या चाहते हो साइमन मार्टिनो? मैंने सर्द लहजे में कहा। अब तो सिर्फ तुम्हारी मौत। मेरे सामने दो ही मोहरे हैं, फ्रांसिस मैक्लारो और पैंथर फ्रेजर। एक का काम अभी खत्म हो जाएगा, दूसरा काम बस मैं चंद रोज के अंदर अंदर मुकम्मल कर लूंगा। यानी फ्रांसिस मैक्लारो की मौत। इसके बाद तुम्हारे खानदान की दौलत से मुझे ऐश करने से कौन रोक सकेगा? खानदान का चिराग तो बुझ ही जाएगा। बूढ़ा जॉर्ज फ्रेजर भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तो तुम्हारे ख्याल में तुम अपनी दानिश में, अपनी चाल में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गए हो? हाँ, कामयाब हो गया हूं। और फिर अब आखिरी मोहर लगने जा रही है। ये नामुमकिन है मिस्टर मार्टिनो, मैं तुम्हारे सामने कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हूं। देखना चाहते हो? हाँ हाँ, देखना चाहता हूं, साइमन मार्टिनो ने हंसते हुए कहा। और फिर एकदम उसके हलक से एक करासी निकल गई। उसके हाथ पर एक जरब पड़ी और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा पड़ा। उसका पिस्तौल फुदक कर थोड़ा आगे जा गिरा और साइमन मार्टिनो ने फुर्ती से तीसरी छलांग लगाई। लेकिन इस बार पिस्तौल फिजा में बुलंद होकर काफी जोर से उस पर पड़ा और साइमन मार्टिनो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। पिस्तौल उछलकर मेरे हाथ में आ गया। मैं पिस्तौल की ये उछल कूद देख रहा था और मेरे हलक से कहके उबल रहे थे। मैं जानता था कि यह हरकत करने वाला सलाबों के अलावा और कोई नहीं। मेरा दोस्त नादीदा हालत में अब अपना फन दिखा रहा था। लेकिन साइमन मार्टिनो की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गई। सर की चोट से वो इतना मुतहैयर नहीं था जितना पिस्तौल की अचानक हरकत में आ जाने से। पिस्तौल अब मेरे हाथ में था। मैंने साइमन मार्टिनो की शक्ल देखते हुए कहा था, अब बोलो मेरी जान, अब मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तो, तो तुम ये पिस्तौल? साइमन मार्टिनो ने कहा और फुर्ती से उठकर खड़े होने की कोशिश की। लेकिन सर पर पड़ने वाली जरब अब इतनी भी हल्की नहीं थी कि वो फुर्ती से हरकत कर सकता। एक बार फिर उसे चक्कर आया और वो जमीन पर बैठ गया। आह, मेरा सर, उसने कहा। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे सर के लिए कुछ बंदोबस्त करता हूं, मैंने कहा और दीवार पर लगी हुई बेल का बटन दबा दिया। इसके साथ ही आगे बढ़कर मैंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही एक मुलाजिम ने अंदर झांका। यस सर, तमाम मुलाजिमों को बुला लो, मैंने एक चोर पकड़ा है, मैंने कहा और मुलाजिम ने ताज्जुब से इधर उधर देखा, फिर जमीन पर बैठते हुए साइमन मार्टिनो को। इसके बाद वो तामील हुक्म के लिए चला गया। साइमन मार्टिनो ने फिर आगे बढ़कर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन नादीदा घुंसा उसके मुंह पर पड़ा और वह फिर चारों शाने चित्ता पड़ा। ये क्या है? वो बौखलाए हुए अंदाज में बोला। ये तुम्हारी मौत है, मैंने भी उसके अंदाज में हकलाते हुए कहा और फिर हंस पड़ा। इतनी देर में 3-4 मुलाजिम अंदर आ गए। मेरे इशारे पर उन्होंने साइमन मार्टिनो को कस कर पकड़ा और साइमन मार्टिनो बेचारा हाथ पांव मारता हुआ बाहर निकल आया। कोठी में थोड़ी देर के लिए हंगामा पैदा हो गया। मुलाजिम आपस में बात कर रहे थे। साइमन मार्टिनो उछल कूद कर रहा था, मुलाजिमों को धमकियां दे रहा था। लेकिन मुलाजिम जब मेरा हुक्म पा चुके थे तो फिर उससे डरने की जरूरत भी नहीं थी। चुनाचे वो उसे लटकाए हुए आगे बढ़ते रहे। हंगामे की आवाज सुनकर जॉर्ज फ्रेजर और मैडम मार्टिना फ्रेजर भी बाहर निकल आईं। बत्तियां जला दी गईं और कोठी में तेज रोशनी फैल गई। जॉर्ज फ्रेजर ने आगे बढ़कर पूछा, ये सब कुछ क्या है? तुम लोग मिस्टर मार्टिनो को क्यों पकड़े हुए हो? वो सर छोटे छोटे, मैं बताता हूं आपको। साइमन मार्टिनो हमारे खानदान का मुजरिम है और मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर, आप यानी पापा, आप इसकी गिरफ्तारी के लिए फौरन पुलिस तलब कर लीजिए। क्या कह रहे हो पैंथर? आइए आइए, मैं अभी आपको तमाम तफसीलात बताता हूं, मैंने कहा और मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर हैरत से मेरी शक्ल देखते रहे। मैंने मुलाजमों को देखते हुए कहा, साइमन मार्टिनो को डैडी के कमरे में ले चलो और वहां ले जाकर इसे रस्सियों से अच्छी तरह कस दो। ठहरो, मैं अपनी निगरानी में यह काम कराता हूं, मैंने कहा और 2 मुलाजमों को रस्सी लाने भेज दिया। साइमन मार्टिनो को जॉर्ज फ्रेजर के कमरे में ले आया गया और फिर उसके दोनों हाथ पुश्त पर कस दिए गए। दोनों पैरों में रस्सी डाल दी गई। अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। और फिर उसे फर्श पर धकेलने के बाद मैंने अपने डैडी से चंद लम्हों के लिए इजाजत ली और वापस अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। साइमन मार्टिनो वहां खामोश खड़ा हुआ था। कमरे में पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा और सलाबों ने मेरे शाने पर हाथ धर दिया। वो अब भी नजर नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम किस लिए यहाँ आए हो। अब ये बताओ कि मैं करूं क्या? कुछ नहीं, ये लो, उसने कहा और चंद लम्हात के बाद एक छोटा टेप रिकॉर्डर मेरे सामने आ गया। ये क्या है? मैंने हैरत से कहा। भाई, अब मैं तुम्हारी तरह गाउदी या देहाती तो हूं नहीं। मैंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे।
इस टेप रिकॉर्डर में इसका वो इतराफ मौजूद है जो इसने तुम्हारे सामने शेखी भिगाड़ते हुए किया था। पैंथर फैमिली के सासों के कब्जे का ये कैसेट इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद मजीद किसी सबूत की जरूरत पेश नहीं आती। मैं हैरत से उछल पड़ा। डियर सलाबो, मेरी जान, तूने तो वाकई कमाल कर दिया। अगर मेरे सामने होता तो मैं तेरे हाथ चूम लेता, मैंने खुशी से उछलते हुए कहा। सलाबो मेरा शाना थपथपा रहा था। फिर वो बोला, जाओ अपना खेल खत्म कर लो, हम लोग अब ज्यादा अरसे तक यहाँ नहीं रहेंगे। मगर अब करना क्या चाहिए? कुछ नहीं, साइमन मार्टिनो को कैफे किरदार तक पहुंचा दो। लेकिन सलाबो एक बात है। क्या? अच्छा छोड़ो, इस सिलसिले में बाद में गुफ्तगू कर लेंगे, मैं अभी आता हूँ, मैंने कहा और अपने कमरे से एक बार फिर निकलकर मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर के कमरे में पहुंच गया। वो मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं पहुंच गया तो उन्होंने परेशान लहजे में कहा, पैंथर, ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो? कम से कम कोई चीज मेरे इल्म में तो लाई जाए। मार्टिनो हमारा पुराना साथी है, तुम्हारे हाथों उसकी ये दुर्गत मेरी समझ में नहीं आई। आप समझना चाहते हैं डैडी? मैंने कहा। हाँ, कम से कम मुझे बताओ तो सही, और ये तुम्हारा फर्ज है। बेहतर, मैंने कहा और टेप रिकॉर्डर उनके सामने कर दिया। फिर मैंने उसमें छोटे से कैसेट को रिवर्स किया। रिवर्स होने के बाद मैंने उसे ऑन कर दिया और चंद लम्हात के बाद साइमन मार्टिनो की आवाज उभरने लगी। ये मेरे और इसके दरमियान होने वाली चंद लम्हात कबल की गुफ्तगू थी। मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर ये गुफ्तगू सुन रहे थे और फिर वो उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो गए। पहले तो वो समझ ही नहीं पाए कि टेप रिकॉर्डर पर उन्हें मैं क्या सुनाना चाहता हूँ, लेकिन जब उन्होंने ये गुफ्तगू सुनी तो उनकी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। दूसरी तरफ साइमन मार्टिनो का चेहरा भी तारीक हो गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर के चेहरे पर एकदम खून सा उबल आया। उन्होंने खूनी निगाहों से साइमन मार्टिनो को देखा और गरज कर बोले, क्या तुम अपनी इस आवाज को झुटलाओगे साइमन? क्या तुम अपनी इस कमीनगी की भी तरदीद करोगे? साइमन मार्टिनो ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दो जलील, मैं अपने खानदान की तबाही का बायस तुझे नहीं समझता था। मुझे तो गुमान भी नहीं था कि तू ऐसा भी हो सकता है। तेरा खानदान, तेरे आबा अजदाद मेरे एहसानात के बोझ तले दबे पड़े हैं और तूने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मुझे इस हालत तक पहुंचाने वाला तू है साइमन मार्टिनो? क्या वाकई ये तू है? वो आगे बढ़े और उन्होंने साइमन मार्टिनो का गिरेबान जोर से पकड़कर उसे झंझोड़ डाला। जवाब दे, वरना मैं तेरी गर्दन पर पांव रखकर तेरी गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा, मैं तुझे फना कर दूंगा। नहीं पप्पा, ऐसा ना कीजिएगा, ये काम तो पुलिस का है। पुलिस? हाँ पुलिस। ठहरो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत सी पुलिस कारें जॉर्ज फ्रेजर की कोठी में जमा हो गईं। फ्रेजर पैलेस में पुलिस का जबरदस्त इंतजाम हो गया और फिर ये ऑफिसर्स जॉर्ज फ्रेजर के पास पहुंच गए। रात को दिन निकल आया था। जॉर्ज फ्रेजर ने इनसे मुलाकात की। सबको एक जगह जमा करके उन्होंने साइमन मार्टिनो का टेप रिकॉर्डर उनके सामने ऑन कर दिया और वो लोग साइमन मार्टिनो की आवाज सुनने लगे। फिर उन्होंने साइमन मार्टिनो को देखा। ओ मेरे खुदा, आप इन शदीद तरीन हालात से गुजर रहे थे मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर, और आपने अपने किसी दोस्त को इतला तक न दी। मैं क्या इतला देता? जो कुछ हुआ इतनी चालाकी और होशियारी से हुआ कि मेरे इल्म में ही ना आ सका। ये तो मेरा बेटा पैंथर फ्रेजर है जिसने इन हालात का तज्जिया करने का बेड़ा उठाया, और मुझे फख्र है कि इसने बहुत ही कम वक्त में अपना ये कॉल पूरा कर दिखाया। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि ये ज़हीन नौजवान इस कदर फुर्ती से अमल करेगा। मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर के लहजे में फख्र की आमेजिश थी। आला ऑफिसर्स ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि मैं बेफिक्र हूँ, साइमन मार्टिनो से इस खानदान का एक एक पैसा उगलवा लिया जाएगा। पुलिस ने साइमन मार्टिनो को अपनी तहवील में ले लिया। मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर उन्हें अपना बयान लिखा रहे थे और इसके बाद पुलिस साइमन मार्टिनो को लेकर चली गई। ये रात कोठी में रत जगह की रात थी। जॉर्ज फ्रेजर ने, मेरी माँ ने और दूसरे अहले खाना ने मुझे घेर लिया। वो मेरी तारीफ कर रहे थे। मिस्टर फ्रेजर तो मुझ पर निसार हुए जा रहे थे। रात को सलाबो से बात हुई। वो बोला, साइमन मार्टिनो तो गया। हाँ वो गया, और मेरा ख्याल है कि उसने जो फ्रेजर खानदान की दौलत दबाई है वो भी हासिल हो जाएगी। गोया जॉर्ज फ्रेजर के मजे ही मजे। वैसे अब इन नोटों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? हमें इतनी बड़ी दौलत का क्या करना है सलाबो? बस उतनी रख लो कि आइंदा हमारे काम आ जाए। दौलत का हसूल हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा, मैंने कहा, और सलाबो ने मुझसे इत्तफाक किया। फिर हमारे दरमियान असल मसले पर गुफ्तगू शुरू हो गई। हाँ, मैं तुमसे कह रहा था कि अगर फ्रेजर खानदान को मुसाइब से बचाना है तो उनके 2 दुश्मनों को खत्म करना बेहद जरूरी है। कौन कौन से दुश्मन? मेरी मुराद साइमन मार्टिनो और फ्रांसिस मैक्लारो से है। फर्ज करो साइमन मार्टिनो को एक लंबी सजा हो गई तो उसके बाद वो आज़ाद होगा, और आज़ाद होने के बाद
फ्रेजर खानदान से इंतकाम लेगा। इसके अलावा तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या फ्रांसिस मैक्लारो साइमन मार्टिनो के कैद हो जाने के बाद आराम से बैठ जाएगा? मेरा ख्याल तो यह है कि वो खुद भी फ्रेजर खानदान के पीछे लगा रहेगा। चुनाचे कोई ऐसी तरकीब होना चाहिए कि इन दोनों को फ्रेजर खानदान से निजात मिल जाए। बेचारा पैंथर फ्रेजर अब इस दुनिया में नहीं है जो इस खानदान की मदद कर सके। चुनाचे जब हम उसके रूप में काम कर रहे हैं तो कम से कम अपना इतना ही फर्ज पूरा कर दें। सलाबो किसी गहरी सोच में डूब गया। मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। सलाबो के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये बंदोबस्त भी हो सकता है। वो कैसे? बस तुम देखते जाओ। ये सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगा। पहले मुझे अपना जाल फैला लेने दो, उसके बाद जब शिकार जाल में फंसेगा तो तुम्हें भी उसका दीदार करा दूंगा, सलाबो ने कहा। गालिबन उसके जहन में कोई गहरा मंसूबा था और थोड़े ही अरसे के बाद वो गहरा मंसूबा मेरे इल्म में आ गया। इस दौरान मैं कुछ और कार्रवाइयां भी कर चुका था। मसलन सलाबो के फ्राहम करदा नोट मैंने मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर के सामने रखे तो वो बेहोश होते होते बचे। इतनी बड़ी रकम और वो भी कैश उनके तस्वुर में ही ना थी। उन्होंने नोटों की गड्डी को उठाकर देखा और फिर बोले, असली हैं? हाँ पापा, असली हैं। क्यों, आपको शक क्यों हुआ? वो मेरा मतलब है इतनी बड़ी रकम, ये तो बहुत बड़ी दौलत मालूम होती है। हाँ, ये आपकी है। आप इनसे सारे कर्ज निपटा दें और बाकी जो कुछ है उसे अपनी तहवील में ले लें ताकि हमारे खानदान की बिगड़ी हुई साख को फौरी तौर पर बहाल कर सकें। मगर बेटे, मेरा मतलब है ये तुमने कहाँ से हासिल किए? नाजायज नहीं है पापा, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। मेरे पास कुछ हीरे थे जिन्हें मैंने फरोख्त करके ये दौलत हासिल की है। और वो हीरे तुम्हारे पास कहाँ से आए? एक मुहिम के दौरान मैंने उन्हें हासिल किया। मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंस जाऊंगा? नहीं, आपके बेटे पैंथर फ्रेजर का कॉल है। ओह, जॉर्ज फ्रेजर ने उठकर मुझे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैडम मार्टिना फ्रेजर भी रो रही थी। उन्होंने जॉर्ज फ्रेजर को देखते हुए कहा, मैं ना कहती थी कि हमारा बेटा ही हमारे काम आएगा। मैं ना कहती थी। हाँ, मुझे अपने बेटे पर नाज है, जॉर्ज फ्रेजर ने कहा। यह तो मैं ही जानता था कि इन बेचारों के साथ क्या हुआ है। दूसरी तरफ सलाबो अपने खेल में मसरूफ था। पता नहीं वो क्या चक्कर चलाए हुए था। अमूमन घर से गायब रहता। मैं पैंथर फ्रेजर की हैसियत से इस कोठी में ऐश कर रहा था। हर वक्त रौनकें लगी रहती। फिर एक दिन सलाबो ने मुझे एक अखबार दिखाया और अखबार में जो खबर दिखाई उसे देखकर मैं हैरान रह गया। ये खबर साइमन मार्टिनो के बारे में थी। साइमन मार्टिनो के जुराइम की तस्दीक हो चुकी थी। उन्होंने फ्रेजर फैमिली के अरबों रुपए के असासे हथियार लिए थे जो उसके कब्जे से बरामद हो रहे थे। इसके अलावा जो खबर खास तौर से लगी थी वो एक छोटा सा बयान था जिसमें साइमन मार्टिनो ने इतराफ किया था कि उसने खास किस्म के कुछ हीरे खीरों के ताजिर के हाथ फरोख्त किए थे। ये हीरे पैंथर खानदान की मलकियत नहीं थे, बल्कि इनके बारे में साइमन मार्टिनो ने कहा था कि ये उसकी अपनी मलकियत हैं। इस खबर ने फ्रांसिस मकलारो को जिस कदर हवास बाख्ता किया होगा इसका अंदाजा मैं लगा सकता था। फ्रांसिस मकलारो ने उसी दिन मुझसे राब्ता कायम किया और मैंने बड़ी हमदर्दी से गुफ्तगू की। तुमने वो खबर सुनी मिस्टर फ्रेजर? हाँ, उस बेगैरत इंसान के बारे में यह खबर सुनकर मेरा खून गुस्से से खौल उठा है। हरचंद के जो कुछ हुआ है उसमें मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन साइमन मार्टिनो ने पैंथर फ्रेजर को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। फिक्र न करो मिस्टर फ्रेजर, मैं साइमन मार्टिनो को संभाल लूंगा। बेशक वो जेल में है, लेकिन फ्रांसिस मकलारो के हाथ बहुत लंबे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। फिर दूसरे दिन सुबह की खबर मेरे लिए दिलचस्पी का बायस थी। मुझे पता चला कि कुछ खतरनाक लोग रात को एक कैद खाने पर हमला करके एक कैदी को आजाद कराकर ले गए हैं। कैदी का नाम साइमन मार्टिनो था। मैंने फौरी तौर पर फ्रांसिस मैक्लारो से फोन पर राब्ता कायम किया। फ्रांसिस मैक्लारो खुद ही मुझे फोन पर मिल गया। उसकी आवाज में जबरदस्त चहक थी। क्या ख्याल है मिस्टर पैंथर फ्रेजर, मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुआ या नहीं? मैं समझा नहीं। रात को कैदी जेल से निकाल लिया गया और इस वक्त उसकी लाश मेरे पास मौजूद है। लाश? मैंने हैरत से कहा। हाँ, मैं इस लाश को आज रात ठिकाने लगा दूंगा। मगर तुमने उसे हलाक क्यों कर दिया फ्रांसिस मकलारो? इसलिए कि उसने जुबान खोलने पर आमादगी जाहिर नहीं की थी। वो फ्रांसिस मकलारो से टकराने का इरादा रखता था, समझे? उसने फ्रांसिस मकलारो के 2 आदमी कत्ल कर दिए थे। उसने मेरे 2 ऐसे आदमी कत्ल कर दिए जिनकी मौत को मैं कभी नहीं भुला सकता हूं। तो तुमने उसे कत्ल कर दिया? हाँ, फ्रांसिस मकलारो ने जवाब दिया। मकलारो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आ जाओ डियर, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में बड़े अच्छे ख्यालात हैं। अभी नहीं, शाम को 5 बजे मैं तुमसे मुलाकात कर रहा हूं। 5 बजे नहीं, यूं करो लंच मेरे साथ ही खाओ। कहाँ? बटाला हाउस में। उस इमारत को तुम पहले भी देख चुके हो? हाँ, मैं देख चुका हूं। फिर वहीं आ जाओ, मैं ठीक 2 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने कहा। मैं पहुंच रहा हूं, मैंने जवाब दिया। लेकिन 2 बजे पुलिस फ्रांसिस मकलारो के अड्डे पर पहुंची। बटाला हाउस को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया।
और फिर फ्रांसिस मकलारो के अलावा वहां से साइमन मार्टिनो की लाश भी बरामद कर ली गई। फ्रांसिस मकलारो गर्दन तक दलदल में गर्क हो गया। अब उसके लिए इस जंजाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं उस वक्त वहां पहुंचा जब पुलिस फ्रांसिस मकलारो को गिरफ्तार करके बाहर ला रही थी। मैं एकदम अनजान बन गया। पुलिस इंस्पेक्टर से मेरी गुफ्तगू हुई और मैंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि मैं सिर्फ इत्तफाकिया तौर पर यहाँ आ गया हूँ। फ्रांसिस मकलारो को शुबा भी न हो सका कि उसकी गिरफ्तारी में मेरा हाथ है। दूसरी तरफ उसने पुलिस के कई आदमियों को हलाक कर दिया। जब जेल तोड़कर वो साइमन मार्टिनो को निकाल कर लाया था, इस सिलसिले में मुझे यकीन था कि सजाए मौत के अलावा उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। इस तरह ये दोनों अफराद अपने अंजाम को पहुंच गए और इस तरह हमें फ्रेजर फैमिली की मदद करने से निजात मिल चुकी थी। अब फ्रेजर फैमिली के मुफादात का कोई दुश्मन नहीं था। ताहम हम इतने दिन वहां रुके जब तक हमने ये न देख लिया कि फ्रेजर फैमिली का फिर से अरूज शुरू हो गया है। मिस्टर जॉर्ज फ्रेजर बेपनाह खुश थे। वो बात बात पर हंसने लगते, उनके चेहरे का रंग वापस आ गया था। चुनाचे हमने आखिरी मरहले के तौर पर उनसे गुफ्तगू की। उस रात खाने की मेज पर मैंने जॉर्ज फ्रेजर से कहा, डैडी, आपके बेटे ने अपना फर्ज अंजाम दे दिया है, क्या अब आप उसकी राह में रुकावटें पैदा करेंगे? मैं नहीं समझा पैंथर, जॉर्ज फ्रेजर ने कहा। डैडी, मेरा सबसे दिलचस्प मशगला सियाहत है। मैं यहाँ आया, यहाँ आकर मैंने मौजूदा हालात देखे और मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे खानदान की साख को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैंने अपनी इस कोताही को महसूस किया और यह फैसला कर लिया कि जब तक मैं अपने खानदान की साख को बहाल करने में कामयाब नहीं हो जाऊंगा, सुकून की सांस ना लूंगा। और डैडी, इसके लिए मैंने दिन रात काम किया। आपको अंदाजा है कि मैंने किस तरह आपके दुश्मनों को मुसीबत में गिरफ्तार करके और उनके तमाम इरादों को नाकाम बनाकर अपने खानदान की साख बहाल की है। क्या मुझे इतना हक नहीं है डैडी कि मैं अपनी सियाहत पर रवाना हो सकूं? मगर बेटे, इस बार कहाँ जाओगे? लाइबेरिया। मैंने अपने एक दोस्त से वादा किया है कि मैं उसके साथ लाइबेरिया का सफर करूंगा। चुनाचे मेरी दरख्वास्त है कि मुझे सफर की इजाजत दें। मुझे तुम्हारी जरूरत थी पैंथर। मेरी बूढ़ी हड्डियां अब इस बोझ को नहीं संभाल सकती। मुझे तुम्हारा सहारा दरकार है। डैडी, आपके पास इतना कुछ है कि अब आपको किसी चीज की परवाह नहीं होगी। आप मेरी गैर मौजूदगी में बिल्कुल उदास नहीं होंगे। और मम्मी, आपसे भी मैं यही कहता हूँ कि मुझे मेरे शौक से ना रोकिए। जिंदगी में फिर कभी मौका मिला तो यहाँ आकर आप लोगों की खिदमत करूंगा। इस वक्त मुझे जाने दीजिए। मैं अपने दोस्तों से वादा कर चुका हूँ। अगर ऐसी बात है जॉर्ज, तो फिर इसे ना रोको, मैडम मार्टिना फ्रेजर ने मेरी सिफारिश करते हुए कहा। और मेरे डैडी मुस्कुराने लगे। हम तुम दोनों माँ बेटे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। कब तक रवाना हो रहे हो? बस डैडी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है बेटे, तुमने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मुझे दौलत की परवाह नहीं थी, लेकिन लोगों ने फ्रेजर खानदान की साख तबाह करने की कोशिश की थी। खुदा का शुक्र है कि हम उसे फिर से बहाल करने में कामयाब हो गए। हफ्ता के 4 दिन गुजर गए। मैंने तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। छठे दिन मैं वहां से निकल आया। सलाबो और हम आजाद थे और अब यहाँ की फिजाओं में हमारे लिए कोई घुटन नहीं थी। हम 2 आजाद पंछियों की मानिंद लंदन की हसीन फिजाओं में आवारागर्दी करने लगे।